मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक वैसे तो फाइनेंस एक्ट 2022 है, जो हमने देखना है, कंपैरिजन करना है विद द फाइनेंस बिल। तो कंपैरेटिव क्या चेंजेस आई हैं, लेकिन उसमें से मोस्ट क्रूशल जो है या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो उसमें अमेंडमेंट्स हैं या वेरिएशन है विद रेफरेंस टू बिल, तो वो 7E है, वो डीमिंग रेंटल इनकम, टैक्सेशन ऑन डीमिंग रेंटल इनकम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको उसकी जो लैंग्वेज या वर्डिंग है वो सारी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखेंगे कि जो एंट्री नंबर 50 है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है, 4th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, उसको देखेंगे। और उसके रिलेटेड जो प्रोविजन आर्टिकल्स हैं कंपिटेंसी के, कि ये फेडरल लेजिस्लेशन की कंपिटेंसी है या ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटर की कंपिटेंसी है। फिर हम देखेंगे उसकी वर्डिंग देखेंगे, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही लगा है। फिर डीमिंग प्रोविजन का क्या स्कोप होता है, क्या उसमें लेजिस्लेटर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद हम जो चार्जेबिलिटी है उसके प्रोविजन देखेंगे कि उसकी क्या इंटरप्रिटेशन होती है। फिर एग्जेम्पशन का क्या रोल होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए हाई कोर्ट में ये चैलेंज भी हुआ है, वहाँ भी उन्होंने नोटिस भी इशू हुए हैं, तो उस सिनेरियो में भी देखेंगे। फिर हम प्रॉपर्टी की टैक्सेशन जो है, वैसे तो ये इनकम टैक्स लॉ है, तो जो इनकम ऑन द प्रॉपर्टी है उसकी टैक्सेशन होनी चाहिए। उसके फिर आगे डिफरेंट हेड हो सकते हैं। सैलरी में इनकम रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी कब टैक्सेशन हो सकती है, या प्रॉपर्टी इटसेल्फ में रेंटल इनकम कब हो सकती है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में प्रॉपर्टी रिलेटेड इनकम टैक्स हो सकती है या नहीं हो सकती। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में प्रॉपर्टी रिलेटेड इनकम टैक्स हो सकती है कि नहीं, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में प्रॉपर्टी रिलेटेड इनकम हो सकती है या नहीं हो सकती है, और कब हो सकती है और टू व्हाट एक्सटेंट हो सकती है। ये हम पांचों हेड ही प्रॉपर्टी के रिलेशन से देखेंगे। तो पहले सबसे पहले हम उसकी जो इंसर्शन हुई है, जो न्यू सेक्शन इंसर्ट हुआ है 7E जो है, उसकी हम लैंग्वेज देखते हैं और उसमें देखते हैं कि उसकी स्कोप क्या है और उसमें क्या फॉल करता है और उसमें से किसकी एक्सक्लूजन या एग्जम्पशंस हैं उसको देखते हैं। फिर उसके बाद हम सेक्शन 15 जो है उसको देख लेंगे। फिर देखने के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर हम सैलरी वाला एरिया भी देखेंगे, तो वहाँ भी कभी प्रॉपर्टी आ सकती है या नहीं। फर्निश अनफर्निश अकोमोडेशन आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप बुलायर को रेंट पे दे दें और ख़ुद ले लें तो उसकी क्या सिचुएशन होगी। या आप रेंटल ऑन प्रॉपर्टी, या आप ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग प्रॉपर्टी करते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, तो प्रॉपर्टी इनकम वहाँ कैसे टैक्सेशन होगी। फिर या प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं तो उसमें टैक्सेशन कब होगी, जो कैपिटल गेन उसको कहते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है और उसकी नेचर सोर्स नहीं आप बताते, या कहाँ से पैसे आए हैं, 111 जो 1B है उसकी टैक्सेशन है, उसको हम देखेंगे। या फेयर वैल्यू से हम कम डिस्क्लोज करते हैं तो वहाँ टैक्सेशन होगी या नहीं। इसी तरह ग्राउंड रेंट और प्रॉपर्टी को आप जो प्रॉपर्टी के साथ प्लांट एंड मशीनरी लीज आउट करते हैं तो फिर उसकी टैक्सेशन जो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होती है उसको हम देखेंगे। फिर इस तरह विद होल्डिंग हम देखेंगे, जो रेंटल पे क्या विद होल्डिंग है, या फिर आप देखेंगे परचेज और सेल पे 236C जो है E है वो कब लगना है, कितना लगना है, एक्टिव पे कितना है, दूसरा कितना है, क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो हमारा सारा 7E का होगा। तो सबसे पहले हम उसकी वर्डिंग चेक करते हैं, फिर इसको साथ फिर 15 के साथ उसकी डिडक्शन भी अलाउंसेस होंगे कि नहीं, इसमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये फाइनल डिस्चार्ज होगा या ये नॉर्मल टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा या सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसके रिलेशन से हम देखेंगे। पहले वर्डिंग देखते हैं, तो फिर इनकम वेल्थ स्टेटमेंट में कैसे रिकंसाइल होगा। हाँ, वो उसमें फिर एक अलग है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम कैसे देंगे, जबकि ये डीम्ड एक्चुअल तो है ही नहीं है। तो ये इंटेंजिबल एडिशन का कंसेप्ट आता है कि इंटेंजिबल टू दैट एक्सटेंट आप बुक्स में अकाउंट फॉर कर सकते हैं कि नहीं। इसका क्रेडिट टैक्स तो आप दे रहे हैं तो क्रेडिट भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, या आप पैसे ही देने हैं वैसे ही। जैसे स्टैट्यूटरी अलाउंस उसमें भी होते हैं 20% आपने इनकम ना भी की हो तो अलाउंस ले लेते हैं, तो उतने पैसे का आप क्रेडिट वैसे लेते हैं। क्लियर।
तो यहाँ भी अगर जिस चीज़ पे टैक्स देंगे टू दैट एक्सटेंट आप क्रेडिट ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं 7E टैक्स फाइनेंस एक्ट 2022। तो जो इंसर्शन है तो फॉर द टैक्स ईयर 2022 पहले तो रिट्रांसपेक्टिविटी और प्रॉस्पेक्टिविटी क्या इशू है कि क्या लेजिस्लेटर कंपिटेंट है कि रिट्रांसपेक्टिव प्रॉस्पेक्टिव वो कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता। वैसे तो हमने अक्सर ही डिस्कस किया है, वहाँ जहाँ कहीं अगर इसका सबसेक्शन फाइनेंस एक्ट का 1 देखें तो वहाँ उसमें लिखा हुआ है कि ये 1 में देख लें पहले, वन का देखें, इट शेल अनलेस स्पेसिफाई अदर प्रोवाइडेड कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2022। तो अदरवाइज प्रोवाइडेड है तो उसके मुताबिक होगा। जहां जनरल रूल ये है कि जहां कोई अमेंडमेंट आपके राइट लाइबिलिटी को अफेक्ट करे तो वो प्रॉस्पेक्टिव होती है, राइट लाइबिलिटी को अफेक्ट ना करे तो वो रिट्रांसपेक्टिव होती है। लेकिन लेजिस्लेटर कंपिटेंट होता है कि जो आपके वेस्टेड राइट हो किसी लॉ को वो रिट्रांसपेक्टिव ही कर सकता है, बट विद एक्सप्रेस वर्ड। जहाँ कोई एक्सप्रेस वर्ड हो या थ्रू इम्प्लीकेशंस हो, कोई रिट्रांस वर्डिंग से उसने किया हो तो फिर रिट्रांसपेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि एक्सप्रेस वर्ड आ गए, किधर है बेटा, यहाँ से तो खत्म हो गया 7। तो यहाँ तो स्पेसिफिकली स्टार्ट में लिख दा फॉर द टैक्स ईयर 2022 ऑनवर्ड, तो इट मीन इसने रिट्रांसपेक्टिव इफेक्ट दे दिया है। वैसे जनरल रूल जब से ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आया है, इसमें जनरल रूल ये है कि पुराने ऑर्डिनेंस में असेसमेंट एक ईयर होता था, एक इनकम ईयर होता था, यहाँ उसको टैक्स ईयर का वर्ड दे दिया गया। और टैक्स ईयर को पहले रेट बाद में आते थे, साल पहले क्लोज हो जाता था। 30 जून को अगर आपका साल क्लोज होता था तो जब फाइनेंस एक्ट आता था उसके बाद फिर वो टैक्स आते थे, उसको सब्सिक्वेंट ईयर जो होता था फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से स्टार्ट होता था तो अगले साल तक एंड होता था, उसको असेसमेंट ईयर कहते थे। और उस असेसमेंट ईयर में पिछले साल के रेट आते थे और उस के मुताबिक फिर उसकी टैक्सेशन गवर्न होती थी। और ये फिर ये जो स्कीम थी, पिछला इनकम ईयर होता था, अगला असेसमेंट ईयर होता था, असेसमेंट ईयर के रेट होते थे। तो जब ये नया ऑर्डिनेंस आया तो उसमें फिर मिसमैचिंग थी, विद होल्डिंग पुराने रेटों पे चलती थी जो पिछले असेसमेंट ईयर के रेट होते थे। तो ड्यूरिंग द ईयर सारा ईयर, तो अगले साल जो टैक्सेशन एक्चुअल होती थी वो अगले साल से अगले साल के रेटों के मुताबिक होती थी, तो गैप ज़्यादा मिसमैचिंग होती थी, तो ज़्यादा आता था। तो ये नया जो ऑर्डिनेंस 2001 आया तो उसमें उन्होंने कहा जी इसमें टैक्स ईयर को उन्होंने डिफाइन कर दिया कि फाइनेंशियल ईयर जो है टैक्स ईयर है, 3 टैक्स ईयर डिफरेंट दिए, एक टैक्स ईयर फाइनेंशियल ईयर वाला, एक वो ट्रांजिशनल, एक स्पेशल टैक्स ईयर जो डिफरेंट में। तो उसके मुताबिक टैक्सेशन साल के स्टार्ट में जब आपके स्टार्ट होता था फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, उसी टैक्स ईयर के रेट, जैसे आज अमेंडमेंट आई है तो आज वाला जो ये है ये फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से अगले सारे साल में यही रेट चलेंगे इसके तहत। तो जो रेट आज आ गए वो विद होल्डिंग के भी वही होते थे और साल की जो लायबिलिटी बनती थी वो भी इन्हीं रेटों से होते, उनको मैच कर दिया विद होल्डिंग और एक्चुअल लायबिलिटी जो डिटरमिन करनी है वो एक ही रेट से, तो ताकि जो गैप है वो कम से कम हो विद होल्डिंग का और उसका, और उसमें ऑल टुगेदर डिफरेंस होता था, या एक्सेस हो जाते थे या गैप ज़्यादा हो जाता था। अगर अगले रेट आपके कम हो गए तो विद होल्डिंग ज़्यादा भी होती थी, तो अगर या विद होल्डिंग कम पे अगले रेट ज़्यादा हो गए तो गैप आपको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ती थी। तो इस मिसचीर को या इस हार्डशिप को या इस एविल को इस जो ऑर्डिनेंस था उसमें इसको सप्रेस किया या उसको रेमेडाइज किया या रिमूव कर दिया, तो और बराबर मैचिंग कर दी थी। अब उस कंसेप्ट के जो हमारी स्कीम थी और ये जो रिट्रांसफर करने वाला उस स्कीम के तो खिलाफ है, क्योंकि जो स्कीम उस लॉ में आ रही है तो रेट पहले देने इली में ये उन्होंने कहा कि ये टैक्स पेयर के साथ एक किस्म की चीटिंग है कि उसको आपको चाहिए कि आप एडवांस रेट दें ताकि वो अपनी मैनेजमेंट या टैक्स प्लानिंग है वो खुद उस रेट के मुताबिक या उस लॉ के मुताबिक कर सके। जब आप उसको देंगे नहीं तो वो किस तरह अपनी प्रोविजन रखेगा, ताकि उसको साल को पहले दे दे रेट, सारा साल अपनी प्लानिंग करे और उसके मुताबिक टैक्स प्रोविजन दे। जब अब साल एंड हो जाएगा, इनकम तो एक्सपायर हो गई, उसके ट्रांजेक्शन तो कंक्लूड हो गए, अब रेट लगाएंगे तो कहाँ से प्रोविजन वो डालेगा, कहाँ से वो रखेगा। तो रेट हमेशा उसको पहले देने चाहिए। तो ये में उन्होंने ये जब
जब रीट्रांसपेक्ट और प्रॉस्पेक्ट की बात हुई तो इसी का 122(5)(a) और 5 को इंटरप्रेट करते हुए प्रॉस्पेक्टिव रीट्रांसपेक्ट को ये कहा गया कि इट इज़ एक्चुअली चीटिंग विद द टैक्स पेयर, कि उसको इन एडवांस बताना चाहिए ताकि वो आपकी टैक्स प्लानिंग ये वगैरह करे। लेकिन फिर भी क्योंकि गवर्नमेंट की नीड्स होती हैं, उसके मुताबिक प्लानिंग होती है, उसके मुताबिक टैक्सेशन आती है, तो कुछ चीज़ों को फिर वो रीट्रांसफर, क्योंकि लेजिस्लेटर के पास पावर तो है ही कि प्रॉस्पेक्टिव करना है या रीट्रांसफर करना है, तो वेस्टेड राइट को भी वो टेक ओवर कर सकता है, ले सकता है। तो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन को भी लेजिस्लेटर जो है वो उसको रीडू कर सकता है, रीओपन कर सकता है, ले सकता है। तो उसको यूटिलाइज करते हुए लेजिस्लेटर ने एक्सप्रेसली इसको रीट्रांसपेक्टिव कर दिया कि रेट 1 जुलाई से ऑनवर्ड है। लेकिन ये वाले जो एप्लीकेबल किस पे होंगे, 2022 में भी इसी के मुताबिक चल रहे हैं। आल्दो ये पूरे 2022 जो साल एंड हुआ है उसमें ये जो साल एंड हुआ है अभी, इसमें पूरे साल में ये नहीं था। ये वाले जो रेट थे ये अगले साल के लिए होने चाहिए थे, क्योंकि लिख दिया 2022 ऑनवर्ड, तो 2022 और ऑनवर्ड ये सेक्शन जो है वो अप्लीकेबल होगा। और ये चार्जेबिलिटी और असेसमेंट और एग्जम्पशन इसके तहत जो है इसके मुताबिक वर्न होगी। तो फॉर द टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड टैक्स शैल बी इम्पोज एट द रेट स्पेसिफाई इन डिवीजन 8C of Part 1 of first rule on the income specify in this section। तो इस सेक्शन में जो इनकम स्पेसिफाई है और रेट वो उधर होंगे उस शेड्यूल में। तो शेड्यूल में रेट क्या है, पहले हम रेट देख लें फिर आगे चलते हैं। रेट देखें तो रेट है 20%। 20% जो है, जो इनकम इसमें स्पेसिफाइड है उस पर 20% टैक्स रेट स्ट्रेट वे 20% का रेट होगा। अब हम देखते हैं कि इनकम जो इस सेक्शन के तहत कौन सी इनकम स्पेसिफाइड है और कौन सी उनमें से उन इनकम में से एग्जाम्प्ट है, वो हम देख लेते हैं। तो रेट है हमारा 20%, ठीक है जी। तो नेक्स्ट, ए रेजिडेंट पर्सन शैल बी ट्रीटेड टू हैव ड्राइव्ड एज इनकम chargeable to tax under this section an amount equal to 5% of the fair value market value of capital assets situated in Pakistan held on last day of the tax year excluding the following। अब इसकी मेन इंटरप्रिटेशन है, एक तो ये रेजिडेंट पर्सन है, नॉन रेजिडेंट पर्सन पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है, क्लियर जी। रेजिडेंट पर्सन जो है ट्रीटेड टू हैव ड्राइव्ड, ट्रीटेड का वर्ड जब टू हैव ड्राइव्ड, जब ट्रीट का वर्ड आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, डीमिंग प्रोविजन। तो ये डीमिंग प्रोविजन है। डीमिंग प्रोविजन के लिए पहले भी हमने जो रूल थे वो पहले डिस्कस किए थे। केस लाए बेटा खोले, तो इसमें 5 रूल हैं। बेटा डीमिंग के देखें, ये तो कोई और है, नीचे सुप्रीम कोर्ट के देखें, ठीक। तो डीमिंग प्रोविजन जो है ये लीगल फिक्शन है, जिसको हम लीगल फिक्शन कह लें, डीमिंग प्रोविजन कह लें, ट्रीटेड कह लें, नोशनल कह लें। तो जो बेसिकली ये एक्चुअल चीज़ नहीं होती, लेकिन लेजिस्लेटर के पास पावर है कि वो अज्यूम कर ले कि जो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करते वो अज्यूम कर सकता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी तरह किसी वर्ड की कोई डेफिनेशन है जो उसमें नहीं भी फॉल करती तो वो अज्यूम कर सकता है कि ये इसके मीनिंग है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो वर्ड इंक्लूड होता है, वो लीगल फिक्शन की डिवाइस होती है कि डेफिनेशन दी होती है एंड इंक्लूड्स, इवन दो वो उसमें नहीं भी शामिल तो वो फिर उसमें शामिल हो जाती है। तो ये लेजिस्लेटर की किसी जो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करते उसको अज्यूम कर लेना कि एग्जिस्ट करते हैं, या किसी वर्ड की जो डेफिनेशन नहीं है, जो उसमें चीज़ें फॉल नहीं भी करती तो उसको भी उसमें शामिल कर लेना। थर्ड ये है कि कोई इवेंट जो हैपन नहीं हुए उसको अज्यूम कर सकता है लेजिस्लेटर के हैपन हुए, या इसके वाइस वर्सा कर सकता है कि हैपन को नॉन हैपन और नॉन हैपन को हैपन, इसको अज्यूम कर सकता है। इसी तरह जब ये डीमिंग प्रोविजन की पावर जो है वो लेजिस्लेटर ने दी है, तो इसके साथ साथ कोर्ट की फिर ड्यूटी है। कोर्ट की ड्यूटी है कि कोर्ट असर्टेन करे कि ये डीमिंग प्रोविजन किस पर्पज़ के लिए और किन लोगों के लिए डीमिंग प्रोविजन किए हैं, और फिर उसको कैरी इनटू कंक्लूजन लेके जाए। लेकिन साथ साथ दो इसमें और एक्सेप्शन या इसकी कंडीशंस हैं,
वो ये है कि ये स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड होना है, इसमें जो वर्डिंग है उसके मुताबिक ही, बाई इम्प्लीकेशन इसमें कोई चीज़ें ऐड लेस नहीं हो सकती। जिस तरह फिजिकल स्टैचू जो वर्डिंग के मुताबिक होते हैं, इसमें ना कोई एडिशन हो सकती है, या प्रजम्पशन या इम्प्लीकेशन या इन्फ्रेंस बेसिस पे हम ऐड लेस नहीं कर सकते। इट इज स्पेशल लॉ या स्पेशल कोड ऑफ लॉ इसको समझा जाता है, तो उसके मुताबिक इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड किया जाता है। दूसरा ये इसका है ये कि इसको स्पेल ओवर नहीं, अगर ये वाला सेक्शन 7 है तो इस टेरिटरी में रहेगा, इसको हम किसी और सेक्शन में या पूरे लॉ पे स्पेल ओवर नहीं कर सकते, तो इसकी टेरिटोरियल जो जुडिक्शन है वो लिमिटेड होती है टू दैट टेरिटरी। इस डीमिंग प्रोविजन को आप कहीं और इनकम लेके जाएंगे कि रेंटल इनकम, तो वहां नहीं, अनलेस इसमें लिखा हो दिस इज फॉर ऑल पर्पज ऑफ द ऑर्डिनेंस के ये इनकम है, रेंटल इनकम है, तो अदरवाइज कहीं रेंटल इनकम ऐड हो रही है, लेस हो रही है, तो अनलेस वहां एडेड नहीं है तो इसको बाई इम्प्लीकेशन या इन्फ्रेंस वहां इसको ले जाया नहीं जा सकता, या एज ए सेपरेटर ऑफ लॉ नहीं बाहर लेके जाया जा सकता। तो इसलिए इसकी स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन जो है वो है। और इसमें अगला रूल ये है कि उस चीज़ को इनकम ट्रीट किया जा सकता है, या जब डीमिंग या ट्रीटेड इस्तेमाल करनी है जिसकी इससे नेक्सस हो, रिलेशनशिप हो, जिसका रिलेशनशिप ही चीज़ का ना हो, ऑल टुगेदर इररिलेवेंट हो, तो उसको डीम नहीं किया जा सकता। तो अगर ये रेंट है तो कोई और चीज़ ही जो रेंट से नियर वेरी ना हो और उससे कनेक्टेड ही ना हो तो उसको डील नहीं किया, उसको हम रेंट अज्यूम नहीं कर सकते। तो इस तरह जो चीज़ें जैसे ऐसे समझ ले 111 सेक्शन है, 111 सारा ही डीमिंग प्रोविजन है, उसमें इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो इनकम नहीं होती, लेकिन इन्वेस्टमेंट का रिलेशन इनकम से होता है क्योंकि उससे इनकम जनरेट होती है, और इनकम बगैर टैक्स दिए उससे हम इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इस तरह वहाँ एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को इनकम डीम किया हुआ है, कहाँ एक्सप्लेन होंगे, तो वो एक्सपेंस तो इनकम नहीं होती, लेकिन उसका कनेक्शन और उसका रेलेवेंसी है इनकम के साथ कि उससे ओरिजिनेट या एड लेस होता है तो वो इनकम बनती है। तो इसी तरह बाकी ट्रांजैक्शन भी हैं, उसमें आपकी क्रेडिट एंट्रीज हैं और चीज़ें हैं जो कैपिटल नेचर की हैं या अदरवाइज हैं, आइटम है, मनी है, आर्टिकल्स हैं जो अदरवाइज इनकम नहीं होती, लेकिन लेजिस्लेटर ने टू प्रोटेक्ट अवियन ना हो या इस तरह उसमें प्लग इन मनी ना हो, ऑन टैक्स मनी प्लग इन ना हो, जैसे आप एसेट खरीद लें लेकिन उसमें आपने नॉन पेड टैक्स मनी उसमें इन्वेस्ट कर दी हो, अगर आपसे ना पूछा जाए तो आप कह रहे हैं ये है, तो फिर आप कहेंगे ये तो एसेट है तो ये टैक्सेशन नहीं हो सकती। इस तरह लोन्स हैं, क्रॉस चेक नहीं लेते लोन, इधरवाइज इनकम नहीं है, लेकिन लॉ ने एक उसको ट्रीट कर लिया कि इसका इनकम से रिलेशन हो सकता है, तो उसमें कंडीशनें लगा दी। तो इसलिए कनेक्टिविटी, नेक्सेस, रिलेशन उस चीज़ का ज़रूरी है कि डीमिंग के साथ हो, तो कनेक्टिविटी ये चीज़ें एस्टेब्लिश होती हैं, तो फिर लेजिस्लेटर के पास पावर है कि वो डीमिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस उसको अज्यूम कर ले। और ये जो हमारा लैंडमार्क जजमेंट जो फुल बेंच की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो अलाई कैटन की है, जिसमें ये डीमिंग के सारे रूल जो हैं वो सारे वहाँ दिए गए और सब्सिक्वेंटली उनको फिर फॉलो भी किया गया है। तो कोर्ट में अभी चैलेंज तो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, लेकिन जब डीमिंग की बारी आएगी तो डीमिंग में फिर वो हड्डल सुप्रीम कोर्ट की सामने आ जाएगी कि वो लेजिस्लेटर के पास पावर है कि डीमिंग प्रोविजन कर सकता है और कर सकता है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे सेक्शन 15 में इटसेल्फ पहले ही है, वहाँ भी डीम किया हुआ है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी दी है 2 लाख किराए पे और रेंटल प्रॉपर्टी वैसे उस इलाके में ज़्यादा है तो वो डीम वो फिर होगी, उस पर टैक्सेशन लगेगा, ऑलरेडी उसके पास पावर है, ठीक है। तो वो वहाँ डीमिंग चलती है तो यहाँ फिर क्यों नहीं चलती। तो इसलिए उस चीज़ पे तो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन वो चैलेंज इस एक्सटेंट तक होगा कि प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी पे टैक्सेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर प्रॉपर्टी पे टैक्सेशन है फिर नहीं सीख, क्योंकि प्रॉपर्टी इमूवल प्रॉपर्टी वो भी इमूवल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्सेशन हो सकती है, इमूवल प्रॉपर्टी जो है वो प्रोविंशियल का सब्जेक्ट है। एंट्री नंबर 50 है, हम देखेंगे वहाँ से जो चीज़ डायरेक्टली नहीं की जा सकती वो इनडायरेक्टली भी नहीं की जा सकती, तो उस लॉ को भी हम देखेंगे। जहाँ कहीं कलरेबल लेजिस्लेशन हो, एक्चुअली पावर ना हो और इनडायरेक्टली इस तरह किया गया हो कि लग रहा हो कि ये पावर है, तो उस तरह की कलरेबल लेजिस्लेशन हो तो वो भी स्ट्राइक डाउन की सकती। कोई डिस्क्रिमिनेटरी हो वो भी हो सकती है, एक्सप्रोप्रिएटरी हो, कन्फिस्केटरी हो,
तो उस सिचुएशन में, या बेलाफाइडी हो तो उस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशनल उसको किया जाता है, या प्रोविंशियल लेजिस्लेटर की पावर हो तो उसको इनक्रोच किया हो फेडरल ने, तो उस सिचुएशन में फिर चैलेंज करके स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। तो उस हद तक हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती। पहले इसमें इमूल प्रॉपर्टी थी, अब इमूल प्रॉपर्टी छोड़ के उन्होंने उसका वर्ड चेंज करके कैपिटल एसेट दे दी, एसेट का दे दिया। तो पहले इनकम सपोर्ट लाई भी इसी तरह ही लगी थी, तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। काफ़ी देर लेजिस्लेशन चलती रही है। तो यकूब केस में हमने देखेंगे तो उसमें कलरेबल लेजिस्लेशन जो है उस पर उन्होंने काफ़ी डे डाउन करते हुए और उसको ये कहते हुए कि ये सोशल लेजिस्लेशन है, ये वाला तो सोशल लेजिस्लेशन जो होती है वो टैक्स नहीं होता, वो प्रोविंशियल का सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये भी नहीं कर सकते। तो इसको हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आगे देखते हैं। तो नंबर 1 है डराइव एज इनकम चार्ज अंडर दिस अमाउंट इक्वल टू 5 एज ए डीम का हमने कर लिया कि डीमिंग की पावर है, लेजिस्लेटर है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है, उन कंडीशन के मुताबिक उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो 5% ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द मार्केट वैल्यू, तो 5 जो रेंट अमाउंट होगी वो बेशक आपने रेंट आउट की है प्रॉपर्टी या नहीं, और 5 उसका 5% हम ट्रीट किया जाएगा कि आप उससे रेंट ड्राइव कर रहे हैं। 5% उसका रेंट कैलकुलेट होगा किस चीज़ का, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू जो है वो डिफाइन है अंडर सेक्शन 68, उसको भी हम साथ ही पढ़ते हैं कि 68 में फेयर वैल्यू क्या है। तो फेयर वैल्यू का जो 5% होगा ये आपकी रेंटल वैल्यू होगी और चार्जेबल होगी अंडर दिस सेक्शन, और किस रेट पे होगी, 20% पे। तो इट मीन्स फेयर वैल्यू का 1%, ऐसे समझ लें। 5% कैलकुलेट करेंगे, 5 का 20, तो फेयर वैल्यू का 1% आपका टैक्स होगा, ऐसे समझ लें। क्योंकि उन्होंने पहले इसको अगर 1% डायरेक्ट कहते, फेयर वैल्यू का 1% टैक्स है भाई, तो फिर तो प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट टैक्स थी, इसलिए डीमिंग पहले रेंट को किया। उन्होंने कहा डीम उसका रेंट जो होगा 5% डीम किया जाएगा कि इस फेयर वैल्यू का 5% आप रेंट से ड्राइव कर रहे हैं, और फिर बाद में कहा कि उस पर टैक्स रेट 20 होगा। क्लियर जी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने कहा, तो डायरेक्टली जो नहीं लगा सकता वो इनडायरेक्टली लगा दिया। एक्चुअली वो 1% है ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, तो 1% है, तो जो डायरेक्टली नहीं कर सकता था, 1% डायरेक्टली टैक्स नहीं लगाया जा सकता इमूल प्रॉपर्टी, फेडरल लेजिस्लेटर की पावर में नहीं है, सेक्शन 80 नंबर 50 है फेडरल लेजिस्लेटर, तो डायरेक्टली 1% नहीं लगा सकता, उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर दिया। पहले 5% रेंट ड्यूम कर लिया, रेंट ड्यूम करके 20% फिर उस पर लग दिया, और अल्टीमेटली क्या हुआ, 1% ऑफ फेयर वैल्यू लग गया। तो जो कि इस पे प्रॉपर्टी टैक्स भी आप अपने तौर पे वो प्रोविंशियल भी लगाते हैं। तो ये यहाँ एक जो कि विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, या कलरेबल लेजिस्लेशन है, इस सिचुएशन में चैलेंज हो सकते हैं। आगे फिर कोर्ट की मर्जी है कि डीमिंग में वो कहे कि वैसे भी जहाँ फिजिकल लेजिस्लेशन होती है तो वहाँ कोर्ट जो है वो कंस्ट्रेंट एक्सरसाइज करते हैं, वो कहते हैं मुल्क की रिक्वायरमेंट है, ये ठीक है, सब कुछ सही है, ठीक है। तो इसीलिए इतना बहुत कम होता है। इसको हम आगे केस ला भी देखते हैं कि वहाँ हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बार ज़रूर है इसमें। 1992 PT1 है, उसमें RD प्रॉपर्टी का, इमूल प्रॉपर्टी का है, उसमें टैक्सेशन हुई थी, तो उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। फेयर वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन पाकिस्तान हेल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग। हेल्ड का मतलब है ओन्ड, हेल्ड जहाँ भी वर्ड आता है कि ओन्ड बाई हो, तो आपका ओनरशिप आपकी हो, तो अगर आपके नाम ओनरशिप है और लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर 2022 को या अगले सालों में उस दिन आपकी ओनरशिप है तो आप पे टैक्स है। लास्ट डे को उस दिन देखा है, ड्यूरिंग द अगर बेच दिया है तो नहीं, आखिरी दिन जो है ये, क्योंकि ये बैलेंस शीट की तरह होता है, जो वेल्थ होती है आपकी आने स्पेसिफिक डेट देखी जाती है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि 30 जून 2022 को, 30 जून 2023 को, 24 को, 25 को वो एसेट आपके नाम है और आपका है, तो फिर उस सिचुएशन में आप पे लगेगा। अगर एक दिन पहले आपने बेच दिया है, सारा साल इस्तेमाल किया, तो आप पे नहीं लगेगा। अगले दिन कोई खरीदा है तो उस पर भी नहीं लगेगा। तो इसलिए उस डेट की ओनरशिप होना, टाइटल होना, उस दिन आपके नाम जो है हेल्ड बाई जो है वो आपके पास ओनरशिप या हेल्ड बाई या उसकी हो तो फिर आप पे लगेगा। तो उस सिचुएशन में
तो फिर उस पर उसका 5% उसकी फेयर वैल्यू का आपका रेंट होगा, रेंट में होगी, और उस पर 20% आपका टैक्स होगा। और इसमें जो बाकी सेक्शन, अब रेंट अमाउंट है और 20% डायरेक्ट लग रहा है। अब 15 को देखेंगे, वहाँ रेंटल इनकम में तो एक्सपेंस भी अलाउ हैं, ऑप्शन भी हैं, वो देखेंगे तो वो यहाँ उस तरह का स्पेसिफिकली इसके रेफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ जो 5% रेंटल है इसी का डायरेक्टली 20% है। तो यहाँ सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सपेंस ये वो नहीं है, ठीक है जी। तो या उसकी जो कैलकुलेट करेंगे फेयर वैल्यू देख लें जी 68 को, ताकि एक एक चीज़ हम करते देखते जाए। सिक्सटी एट फेयर वैल्यू, इसका 5% जो रेंटल इनकम होगी विच इज डीम टू बी ड्राइव्ड या ट्रीटेड 5% ऑफ द फेयर वैल्यू, वो ये फेयर वैल्यू है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस द फेयर वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और रेंट की अपनी भी asset, service, benefit or perquisite at a particular time shall be the price which property, rent, asset, service, perquisite would ordinarily fetch on the sale or supply in the open market at that time। कि आज जो 30 जून को उसकी मार्केट वैल्यू जो है, जो ओपन नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन के साथ विद कंपटीशन, जो बाइंग सेलिंग करते हुए ओपन कंपटीशन में जो उसकी वैल्यू उसके सर्कमस्टांसेस कंडीशन के मुताबिक ओपन मार्केट वैल्यू होगी, वो उसकी कंसीडर की जाएगी कि वो उसकी फिर मार्केट वैल्यू है। अगर वो डिटर्मिनेबल नहीं है, सर्टेनेबल नहीं है, तो फिर आगे फिर देखेंगे किसने डिटर्मिन करनी है। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट, एसेट, बेनिफिट, परक्विजिट shall be determined without regard to any restriction on transfer or to the fact that it is not otherwise convertible to cash। तो जब फिर वैल्यू मार्केट ओपन मार्केट में डिटरमिन करेंगे तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई लिटिगेशन है या कोई और है, या वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो वो अगर कोई लिमिटेशन कंडीशन होगी तो उसको लिफ्ट कर देंगे, वो ऐसे होंगी जैसे वो है ही नहीं। तो इस तरह लिफ्टिंग, आफ्टर लिफ्टिंग दोज कंडीशन, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, हम ये उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो उसके मुताबिक उसकी फेयर वैल्यू होगी। ये नहीं होगा जी ये तो बिक ही नहीं सकती, ये तो डिस्प्यूट है तो इसलिए इसकी ज़ीरो वैल्यू है। वो लिमिट, इस तरह की कंडीशन जो होगी वो कंसीडरेशन में नहीं आएंगी। विदाउट दैट ओपन मार्केट वैल्यू जो है वो हम उसकी डिटरमिन करेंगे। उसके बाद वेयर प्राइस अदर देन द प्राइस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो रूल रेगुलेशन आगे देगा। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जो जितने मूवेबल एसेट हैं, रेंट है, दूसरी चीज़ें, किधर थे, वेयर द प्राइस अदर देन प्राइस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेफर टू सब्जेक्ट इज नॉट ऑर्डिनरली असर्टेनेबल, सच प्राइस में बी डिटरमिन्ड बाय द कमिश्नर। तो जहाँ अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है, रेंट है, सर्विस है, जितनी भी हैं, उसकी ऑर्डिनरी अगर ओपन मार्केट प्राइस डिटर्मिनेबल नहीं है या सर्टेनेबल नहीं है तो उसकी कमिश्नर डिटर्मिन कर देगा। जो कमिश्नर डिटर्मिन करेगा वो उसकी फिर मार्केट वैल्यू कंसीडर समझी जाएगी। क्लियर जी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वो FBR की जो पावर है वो उसको आप देख रहे हैं। वेयर फेयर मार्केट वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन एरिया और एरिया हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड इन द नोटिफिकेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 4। अगर बोर्ड ने नोटिफाई नहीं की, अदरवाइज बोर्ड ने नोटिफाई की है तो बोर्ड वाली, अगर बोर्ड ने नोटिफाई नहीं की तो फिर मार्केट वैल्यू शैल बी डीम टू बी डिटरमिन्ड फिक्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट, जो DC रेट होते हैं, या प्रोविंशियल और एनी अदर अथॉरिटी ऑथराइज्ड इन दिस फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी पर्पस लगाने के लिए जो DC होता है या और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या प्रोविंशियल अथॉरिटी है या कोई और अथॉरिटी है जो उसने उसकी DC रेट जिसको हम कहते हैं वो फिक्स किया, तो वो अगर FBR ने रेट फिक्स किया तो वो नहीं है तो फिर दूसरे रेट होंगे। तो स्टैंप ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी component A of formula B of subsection 30 consideration as part 3 value for the purpose यहाँ पर उसने
कंपोनेंट ए या फार्मूला 2 ऑफ सेक्शन 237 छः है उसी का इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूव प्रॉपर्टी कंपोनेंट ए या फार्मूला, ये गेन के लिए, यहाँ गेल नहीं 237 में, तो उसके लिए उसमें ए बी है, कास्ट है, प्राइस है, लेस करना है, गेन है, उसके लिए कंसिडरेशन रिसीव जो है वहाँ डिफाइन है आपका सेक्शन 75, 76, 77, 78 और 79, क्योंकि प्रॉपर्टी को डील करते हैं तो उसके रिलेशन से हैं कि गेन शेन आपने कैलकुलेट करने। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन इन सेक्शन सो एंड वैल्यू फॉर द सेक्शन शैल नॉट बी लेस देन फेयर मार्केट, ये उन पर्पज के लिए भी यहाँ पे फॉर रिमूवल इट इज क्लियरफाई फेयर मार्केट for shall be carrying out the purpose of this only, इसके लिए होंगी, बाकी कहीं नहीं होगी। It is further clarified that for the purpose of one due of subsection if the fair market determined to section 4 and is different then the auction price applicable shall be higher of the two, ऑक्शन प्राइस भी है, फेयर वैल्यू भी है, डीसी भी है, तो जो हायर होगी वो अप्लीकेबल होगी। तो ये सिचुएशंस हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू। इसके मुताबिक कैलकुलेट करते हुए इस फेयर वैल्यू का 5% कैलकुलेट करना है, वो रेंटल इनकम होगी और उस पर आपका 20% लगना है। 1% सीधा ही टैक्स है, तो या डायरेक्ट 1 लाख, या 1% डायरेक्ट कह लें फेयर वैल्यू का, या फेयर वैल्यू का 5 और उसका 20, 5 का 20 फिर 1, ठीक है, या डायरेक्ट 1% टैक्स है या फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, फेयर मार्केट, इस तरह आगे आ जाए। अब है जी एक्सक्लूजन। तो फर्स्ट जो चार्जिंग सेक्शंस होते हैं वो उनको हम स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं और जो उनके लेटर या वर्डिंग होती है उसके मुताबिक ही करते हैं। देयर इज नो रूम फॉर इंटेंडमेंट, प्रजम्पशन एंड इन्फ्रेंस, नथिंग कैन बी एडिड, उसमें ना कोई एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जो वर्ड होते हैं, जो वर्ड के मुताबिक हैं, वट एवर हार्डशिप कुड बी, तो वो उसको इफेक्ट दिया जाता है उसकी, लेकिन वर्डिंग की जाती है, उसकी एसेंस नहीं देखी जाती, पर्पस ऑब्जेक्ट नहीं देखा जाता। फिजिकल लेजिस्लेशन में पर्पस की ये पर्पस था, इस तरह हो सकता है, पर्पस या एसेंस या वो नहीं देखी जाती, बल्कि उसकी वर्डिंग के मुताबिक। अगर वो टैक्सेशन वर्डिंग में फॉल करता है तो लगना है, अगर नहीं फॉल करता तो टैक्स नहीं लगना। और ये बर्डन होता है डिपार्टमेंट के, वो प्रूव करे कि आप उस टैक्सेशन में आप फॉल करते हैं तो फिर आपके टैक्सेशन होगी। और अगर इसमें कोई डाउट हो, एम्बिग्युइटी हो लैंग्वेज में, या दो इंटरप्रिटेशन हो किसी सेक्शन की, तो वो फेवरेबल टू द टैक्स पेयर होती है। तो ये बेसिकली 2-3 जो है ये फिस्कल लेजिस्लेशन में बर्डन ऑफ प्रूफ इसके स्ट्रिक्ट कंसल्ट करनी है, लेटर ऑफ लॉ है, एडिशन डिलीशन नहीं हो सकती, और बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा जो इसके अपोजिट है, इसके अपोजिशन में होती हैं आपकी एग्जम्पशन। एग्जम्पशन क्लाज इसके अपोजिट होती है, उसको लिबरली कंसूड किया जा सकता है, और क्लेमेंट पे ड्यूटी होती है कि वो उसकी टर्म कंडीशन क्लेम करे और टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करे। अगर दो इंटरप्रिटेशन हो जाएं तो वो फिर बेनिफिट टू द स्टेट होता है। लेकिन उसमें कुछ सिचुएशन में जो है वो जो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज ऑन द टैक्स पेयर क्लेमेंट है, लेकिन कुछ सिचुएशन में वो एग्जम्पशन वाली ही सिचुएशन ली जाती है। जहाँ कहीं एनपीओ को एग्जम्पशन हो, तो एनपीओ क्योंकि वेलफेयर के लिए होती हैं, वही फंक्शन होता है जो ऐसे समझ ले गवर्नमेंट की सब गवर्नमेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट को एग्जम्पशन है तो वो उस तरह स्ट्रिक्टली कंसूल होगी, इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट ही होगी, तो गवर्नमेंट को क्लेम ऐसे उस तरह होगी। दूसरा कहीं कोई पर्पस स्पेसिफिक है, जैसे कोई इंडस्ट्रियल बूस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, तो वहाँ भी वो फिर इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर होगी। फिर लाइटली या कोई एक्सट्रोनियस कंडीशन से या अनफेयरली या ऐसे ही उसको एग्जम्पशन को डिनाई नहीं किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव जो है जहाँ वंस एग्जम्पशन, तीसरा रूल ये है कि अगर वंस आप कंडीशन एग्जम्पशन की फुलफिल कर जाते हैं तो फिर आपका वो वेस्टेड राइट हो जाता है। फिर उसको बाई लेम एक्सक्यूजर हेयर एंड देयर ये सारा इन करके उसको डिनाई नहीं किया जाता, या एक्सट्रोनियस कंडीशन या लिमिटेशन या वो लगा के फेयर लैंग्वेज में अगर आपको एग्जम्पशन है तो वो फिर डिनाई नहीं हो सकती, और आप कंडीशन भी फुलफिल करते हैं, फिर वो आपका एक वेस्टेड राइट है और प्रॉपर्टी राइट है, फिर नहीं होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि एक्सक्लूजन जो है वो इसमें क्या क्या है। तो इसमें जो टैक्सेशन है
फेयर वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट, इसमें वर्ड इमूव प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी का वर्ड नहीं आया, इसमें कैपिटल एसेट का आया है। तो इसलिए अगर हम कहें जी तो ये तो प्रॉपर्टी इमूव प्रॉपर्टी पे लगी है और फेडरल लेजिस्लेटर की पावर नहीं है, प्रोविंशियल की पावर है, तो ये वो कहेंगे इमूव प्रॉपर्टी तो हमने लगाई ही नहीं, हमने तो कैपिटल एसेट पे लगाई है। तो कैपिटल एसेट को हमने यहाँ डिफाइन किया है, तो कैपिटल एसेट को आप चैलेंज कर लें तो वहाँ क्योंकि वो कैपिटल उस पर है, कैपिटल एसेट ही है उधर उसमें अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनके बाकी कैपिटल एसेट पे एंट्री 50 पढ़े में खोले में शेयर्स को भी देख एंट्री नंबर 50 को पहले हम देखते हैं, क्योंकि ये जब बिल आया था तो हमने ये सारी कमिटरियाँ की थी, वहाँ उस वक्त इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेफरेंस थी, तो अब उन्होंने उसके चेंज करके तो उसको कैपिटल एसेट कर दिया है। बेटा 4th शेड्यूल फेडरल लेजिस्लेटिव 4th शेड्यूल पार्ट 1 एंट्री नंबर 50। करते जाए नीचे नीचे 4th शेड्यूल खोले ना, कंट्रोल है, फिर 50 नीचे करना है। 4th शेड्यूल ये, हाँ ये जी सेक्शन आर्टिकल 70 है, 4 है, इसकी 50 एंट्री। टैक्स ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, तो पावर तो उसके पास तो है, पावर उसके पास क्या है, टैक्स ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। फेडरल लेजिस्लेटर के पास पावर क्या है, टैक्स ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट नॉट इंक्लूडिंग टैक्स ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनका इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है, और जितने भी कैपिटल एसेट्स हैं उन सारों पे उसकी टैक्सेशन की पावर है, एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कैपिटल एसेट होता है, लेकिन कैपिटल एसेट जब वो होगा तो उस पर नहीं, उसके अलावा जितने कैपिटल एसेट्स हैं उन पे टैक्सेशन की पावर जो है कैपिटल एसेट पे फेडरल लेजिस्लेटर की अकॉर्डिंग टू एंट्री नंबर 50 है। तो जो चैलेंज हुआ है वो उस पे हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेशन है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं है, लेकिन यहाँ क्योंकि उन्होंने अब चेंज कर दिया एक्ट में कहा है कि कैपिटल एसेट, तो अब कैपिटल एसेट में देखेंगे कोई कैपिटल एसेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो इस एक्ट तक पावर उनके पास है टैक्सेशन की ऑन द कैपिटल एसेट। तो इसकी एंट्री नंबर पहले देखें, पहले 50 क्या थी, उसी में 50 को 18 अमेंडमेंट में इसको चेंज किया गया है। इससे पहले नीचे ना आ रही है, तो नीचे वो लाइन नहीं आ रही है, समझना वो पहले क्या ये कहाँ से ओमिट हुआ है, पहले था टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट अदर देन गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहले गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एक्सक्लूडिंग गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी पहले ये था। अब पूरी इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहले गेन था, अब पूरी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो उसको वहाँ से एक्सक्लूड किया गया, तो इसलिए प्रॉपर्टी के गेन पे टैक्सेशन आ गई है, उन्होंने कर दी। लेकिन अभी भी इसमें एम्बिग्युइटी है, इट मीन्स सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी और गेन भी साथ ही जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गेन में उधर टैक्सेशन जो है रख ली। तो अब अगर हम कैपिटल एसेट को देखें तो या ये समझ लें कि जितने भी कैपिटल एसेट्स हैं उन पे टैक्सेशन की पावर जो है वो फेडरल लेजिस्लेटर के पास है, लेकिन कैपिटल एसेट में इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। इट अदरवाइज ऐसे समझ लें कि कैपिटल एसेट वो मूवेबल कैपिटल एसेट और नॉन मूवेबल या मूवेबल हो, मूवेबल कैपिटल एसेट और करंट एसेट, करंट वो कहते हैं जो ट्रेडिंग एसेट होते हैं,
तो कैपिटल एसेट में ट्रेडिंग एसेट पे की भी पावर उनके पास आ गई और कैपिटल एसेट जो है उसकी भी पावर आ गई, लेकिन अदर देन मूवेबल। टोटल बैलेंस शीट के अगर हम एसेट देखें तो उसमें से इमूवेबल प्रॉपर्टी निकाल दें तो वो लैंड बिल्डिंग दो चीज़ें होती हैं, तो वो या प्लांट एंड मशीनरी कहीं फिक्स है विद द लैंड, तो उससे डिटैच नहीं हो सकती, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके अलावा जितने एसेट्स हैं आपके, फर्नीचर फिक्चर है, लैंड है, फर्नीचर फिक्चर है, इक्विपमेंट है, कंप्यूटर हैं, ऐसी चीज़ें हैं, या स्टॉक है, रिसीवेबल्स है, अनलेस वो एक्सक्लूडेड नहीं है। तो क्योंकि जनरली ट्रेडिंग एसेट जो है वो कैपिटल एसेट में नहीं होते। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से उसमें एक्सक्लूडेड हैं और कौन से नहीं। और दूसरा हम ये भी देख लेते हैं कि कैपिटल एसेट जो है, ये बेटा क्या कहाँ से रहा है, पहले ऊपर तो देख लें, ऊपर 37 में कैपिटल एसेट है, ये पहले इसको तो देख लेना। एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग नेमली, यहीं पे थे हम। अच्छा। कैपिटल एसेट की तारीफ देख लें या एक्सक्लूजन पहले देख लें? एक्सक्लूडिंग, इसमें एक्सक्लूजन देख लें। एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग ऑन द कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन। जो कैपिटल एसेट है, वन कैपिटल एसेट हैं वन कैपिटल एसेट वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द, एक कैपिटल एसेट हैगर है तो उसको उसमें से एक्सक्लूड किया गया। एक से ज़्यादा है तो फिर एक एक्सक्लूड होगा या नहीं होगा, ये आगे कैपिटल फिर। एसेट की पहले तारीफ कर दे तो हमें ये समझने में आसानी चलो होगी। और नीचे, कैपिटल एसेट है क्या? कैपिटल एसेट की 3 जगह डेफिनेशन है। एक तो डेफिनेशन क्लाज में है, ठीक है, एक यहाँ है, एक सेक्शन 37 में है। ठीक हो गया। तो अब तीनों डेफिनेशनों को अगर देखें तो जो डेफिनेशन क्लाज में डेफिनेशन होती है वो सारे लॉ पे प्रिवेल करती है, सारों में चलती है। अगर कहीं स्पेसिफिक सेक्शन में डेफिनेशन हो तो वो सेक्शन के रिलेशन से होती है, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन है तो ये सेक्शन के लिए ये कैपिटल एसेट होंगे, 37 में है तो 37 के लिए होंगे, सारे लॉ के लिए नहीं होंगे। अब जर्नल डेफिनेशन सारों पे एप्लीकेबल होगी, जहाँ जर्नल भी हो और स्पेसिफिक भी हो तो स्पेसिफिक प्रिवेल करेगी। इस सेक्शन की ये आ गई तो जर्नल डेफिनेशन फिर इस पे अप्लाई नहीं करेगी, फिर ये ट्रीट होगी। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि कैपिटल एसेट जो है, कैपिटल एसेट पे ये टैक्सेशन है। कैपिटल एसेट की फेयर वैल्यू का 5% रेंटल है और रेंटल में से उसका 20% टैक्स है, और एक कैपिटल एसेट जो है वो आपका एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो कैपिटल एसेट मीन्स ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय ए पर्सन वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक। ऑलमोस्ट 37 में देखें तो यही डेफिनेशन, 37 का देखें कंपैरिजन सामने देखें, और सेक्शन 2 में भी देखें कोई डेफिनेशन है कैपिटल एसेट की, उसमें इतना लिखा है जो 37 में है। जो उसमें लिखा जो 37 में। तो इसमें 37 वाली सारे लॉ पे प्रिवेल करती है। तो ये भी सेम है या बदली तो नहीं कि जो 7E में है ये वाली है। ये सर पहले तो उसी तरह ही है, ठीक है जी। नीचे वाला भी उसी तरह ही है, सेकंड बी भी उसी तरह ही है, उधर देख लें डेप्रिसिएशन वाला थी। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 5 में वो एंटीक चीज़ें और वो सोना चांदी वो वाले सारे ऐड किए हुए, ठीक है। आगे कोई डी के बाद तो नहीं हुई, बस डी तक है। उधर अब हम देखते हैं यहाँ इसमें और ट्रेड आपके स्टॉक एंड ट्रेड शेयर वो हैं, डेप्रिशिएबल एसेट हैं, और आपके पर्सनल एसेट हैं अदर देन वो एंटीक सोना चांदी ये वो वाला। तो पर्सनल एसेट जो है वो एक्सेल, ये मेजर ये डेफिनेशन है। तो वहाँ अब क्या है, उसमें पहली लाइन तो उसी तरह है, एनी स्टॉक इन ट्रेड कंज्यूमर स्टोर रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ शेयर स्टॉक सिक्योरिटीज एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इंटाइटल्ड डेफिनेशन उसी तरह। एनी इमूवेबल एसेट मेंशन इन 1, 2, 3 एनी मूवेबल एसेट नॉट मेंशन
मूवेबल एसेट सारे डाल दिए उन्होंने कैपिटल एसेट। एनी मूवेबल नॉट मेंशन इन, सारे मूवेबल भी एक्सक्लूड हो गए, तो बाकी रह क्या गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इसलिए चैलेंज हो सकती है कि कैपिटल एसेट में से सब कुछ निकाल दिया है, तो बाकी रह क्या गया? मूवेबल सारे निकल गए, ठीक है ना, सारे मूवेबल एसेट निकल गए, तो बाकी इमूव रह गया, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी रह गई। तो स्टॉक निकाल दिया, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेडिंग एसेट भी निकाल दिए, सारे मूवेबल एसेट भी निकाल दिए। और यही ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग दो क्लासिफिकेशन, मूवेबल इमूवेबल क्लासिफिकेशन होती है और कैपिटल और ट्रेडिंग एसेट होते हैं। तो अब इसमें ट्रेडिंग एसेट सारे निकाल दिए और कैपिटल एसेट में से मूवेबल निकाल दिए, तो बाकी क्या रह गया? वो इमूवेबल रह गया। तो इट मीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये टैक्सेशन जो है वो उस पे प्रॉपर्टी पे है, प्रॉपर्टी पे जो डोमेन जिसको स्पेसिफिकली उस सेक्शन से एक्सक्लूड किया गया है। सो जो एंट्री नंबर 50 है उसमें से स्पेसिफिकली कैपिटल एसेट की, इसको कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं, कि जो पावर नहीं थी वो ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है कि टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट पावर है, और उसको इनडायरेक्टली ऐसे किया गया है कि उसमें से कहा यह गया है कि ये टैक्स ऑन कैपिटल एसेट की 5% की इनकम है, लेकिन कैपिटल एसेट को डिफाइन करते वक्त हर चीज़ कैपिटल एसेट की मूवेबल चीज़ें और ट्रेडिंग एसेट निकाल दिए हैं, और अल्टीमेटली उसमें बच गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको फेडरल लेजिस्लेटर की जो डोमेन है उसमें से एंट्री नंबर 50 में से निकाला हुआ है, ठीक है। इसलिए ये इसको हम कह सकते हैं कि कलरेबल लेजिस्लेशन है। तो अल्टीमेटली पिथ एंड सबस्टांस के मुताबिक ये सारी जो है उसको टैक्सेशन उस पर की गई, ठीक है। और इसमें फिर हम आगे वो जजमेंट भी देखते हैं। हाँ जी, अब एक और एक्सक्लूजन अगली देखते हैं। एक्सक्लूजन आगे, सेल्फ ओन्ड वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन। एक कैपिटल एसेट कोई भी होगा तो वो कैपिटल एसेट एक, ऐसे समझ लें कैपिटल एसेट एक है, जो कैपिटल एसेट में से मूवेबल सारे निकाल दिए गए हैं, डेप्रिशिएबल निकाल दिए गए हैं, स्टॉक ट्रेड वो सारे निकाल दिए हैं, तो बाकी क्या रह गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की आपको एग्जम्पशन है। मेरे एक घर की 3 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, घर एक ही बना हुआ, रजिस्ट्रियाँ 3 हुई हुई हैं, तो कितनी? बस अब कैपिटल एसेट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो 3 और 4 और घर किस पे बना हुआ है ये देखा जाएगा, ठीक है ना। आप हो सकता है एक मरले की बनाई हो, तो घर आपका एक एसेट जो है मरले को समझा जाएगा या कनाल को, तो घर जितना है उसको ही समझा जाएगा। फिर आगे मैंने इंटरप्रिटेशन की थी, 2 इंटरप्रिटेशन जहाँ हो तो कौन सी वाली होगी? इनकी एग्जम्पशन में उनकी, तो चार्जिंग में आपकी, ठीक है। फिर वो इंटरप्रिटेशन फिर उस पर आ जाएगी, ठीक। उसके बाद सेल्फ, इस पे सर पर हमारे वाली डेफिनेशन प्रिवेल करेगी हैं? ये तो चार्जिंग सेक्शन है ना? नहीं, ये एक्सक्लूजन सेक्शन है, ये एग्जम्पशन है। या अब उनके बेनिफिशियल है? हाँ, तो ये अब एक्सक्लूजन हो रही है ना, पहले चार्जिंग आ गई, इनमें चार्ज होगा। अब जो एक्सक्लूजन वाले हैं वो एग्जम्पशन हैं, तो एग्जम्पशन में फिर दूसरी इंटरप्रिटेशन चलेगी, ठीक है। तो वैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे उसको दे। तो उसके बाद सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस। अब सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस जितने भी होंगे, वो 1 हो 2 हो ब्रांचेज हो, सारा जितनी भी हो वो सारी की सारी, वेयर द बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द पर्सन अपीयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। तो एक्टिव टैक्स पेयर हो ड्यूरिंग द ईयर, तो एट एनी टाइम भी या किसी वक्त भी हो, तो उस सिचुएशन में कैपिटल जितने भी उसके ये एसेट हैं, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस जितने हैं सारे के सारे वो एक्सक्लूडेड होंगे, वो कैपिटल एसेट में फॉर द पर्पस रेंटल ड्राइव के लिए एडेड नहीं होंगे, वो उसमें शामिल नहीं होंगे। उसके बाद सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द पर्सन एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस एंड लैंड एनेक्स देयर टू। कोई फार्म हाउस है या उससे साथ कोई लैंड एनेक्स्ड है तो वो नहीं होगी। उसके अलावा जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है वो सारी की से, वैसे एग्रीकल्चर टैक्सेशन वो भी एंट्री थी उधर कि इनकम टैक्स पे टैक्स लगना है। एग्रीकल्चर जो है वो लैंड भी और इनकम भी और रेंट भी ईच एंड वो फेडरल डोमेन में ही नहीं है, वो भी प्रोविंशियल में है। तो यहाँ फार्म हाउस जो है इसको भी चैलेंज हो सकता है कि ये अगर उसके साथ है, वो अगर आप एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये उसमें फॉल करेगा, तो उस पर टैक्सेशन हो ही नहीं सकती, इसका डोमेन ही है। ये 41 देखें सेक्शन एग्रीकल्चर की,
पहले 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 हम एंट्री देख लेते हैं एग्रीकल्चर की, वो उधर लगाए जहाँ 50 थी। इसको बाद में देखें, पहले उधर फेडरल लेजिस्लेटर की जहाँ 50 नहीं एंट्री थी वहाँ हम देख के आते हैं, तो फिर इसको देखते हैं। कितने नंबर है? वो 47 होगी जैसे टैक्स ऑन, ये 47 टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। 47 के तहत इनकम, हर इनकम पे टैक्स हो सकती है, जो एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्सेशन नहीं हो सकती, तो इसलिए वो आउट ऑफ डोमेन ऑफ वो जो है फेडरल लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। अब हम 41 में आ जाते हैं। इधर एग्जाम्पशन ना भी दें तो उसकी इनकम जो है वो टैक्सेशन बियॉन्ड द स्कोप, उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, उस पर टैक्सेशन फेडरल लेजिस्लेटिव लगा ही नहीं सकता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो अब इसमें एग्रीकल्चर को देखें, एग्रीकल्चर इनकम मीन्स क्या है? इन एनी रेंट रेवेन्यू ड्राइव बाई ए पर्सन फ्रॉम ए लैंड विच इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। तो कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है जिससे कोई रेवेन्यू या रेंट ड्राइव होता है जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इस्तेमाल और पाकिस्तान में हो, तो वो एग्रीकल्चर इनकम है, वो एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्सेशन नहीं हो सकती। एनी इनकम ड्राइव बाई पर्सन फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोसेस से हो। परफॉर्मेंस ऑफ कल्टीवेटर रिसीवर इन रेंट इन काइंड, आपने ठेके पे दी है, पार्ट उसका लेते हैं आप एज ए क्रॉप। process ordinarily employed by a person to such rental produce, raised or received by a person fit to be taken, sale by a cultivator, receiver of rent in kind of produce raised received by such person in respect of which no process has been performed other than the process। ये सारी rent in kind revenue सारी ये agriculture income है। most important अगला है income drive by person any building owned and occupied receiver of rent or revenue of land described in। अब लैंड यहाँ से लैंड हो, बिल्डिंग हो या लैंड ओन्ड बाई हो, तो ये एग्रीकल्चर में फॉल करती है और इसमें टैक्सेशन उसकी डोमेन में नहीं है। वो फेडरल लेजिस्लेटर जो है, क्योंकि बिल्डिंग ओन्ड हो या ऑक्यूपाइड बाई द ओन्ड हो या ऑक्यूपाइड हो, वो अगर उसमें वो एग्रीकल्चर प्रोसेस हो रहा है, वो चीज़ें हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही है, रेंट इन काइंड वो प्रोसेस कैरिड हो रहा है या एग्रीकल्चर हो रही है, उसके एनेक्स है या उसके साथ एसोसिएटेड है, तो उसमें टैक्सेशन की डोमेन में ही नहीं है और उसमें टैक्सेशन नहीं हो सकती। Any building occupied by the country or receiver in rent of any land in respect of which or produce of which any operation in subclass 1 is carried out, but only where building is on or on the immediate vicinity of the land and is a building which the receiver or rent or kind or cultivar receiver or kind by reason of person connection with the land require as a dwelling house, storehouse or other outbuilding। ये बिल्डिंगें जितनी हैं इसको फार्म हाउस का जो एग्रीकल्चर नेचर की है, उधर फार्म हाउस का है तो एग्रीकल्चर नेचर की हैं, उसमें इस्तेमाल होती हैं तो फिर फॉल नहीं करती। अगर कोई कमर्शियल फार्म हाउस है जैसे आजकल बने हुए हैं तो वो उस डेफिनेशन में फॉल करेंगे। अगर इस डेफिनेशन में फॉल करते हैं फिर डोमेन में नहीं है। अदर देन एग्रीकल्चर लैंड के साथ एसोसिएटेड है तो वो फिर कमर्शियल नेचर के होंगे, तो उस पर फिर वो अप्लीकेबल होगा। क्लियर? जहाँ कहीं एग्जम्पशन लेनी है तो एग्रीकल्चर लैंड भी साथ हो, ऑर्डिनरी वो प्रोसेस भी कैरी हो रहा हो, रेंट रेवेन्यू भी ड्राइव हो रहा है इन काइंड हो या दूसरा हो, तो फिर इस डेफिनेशन में फॉल करेंगे तो फिर वो एग्जम्पशन में आएंगे और बियॉन्ड द कम्पिटेंसी आएंगे। अगर इसमें नहीं फॉल करते तो कमर्शियल नेचर का ही आपने लिया हुआ है तो फिर उस सिचुएशन में वो एक्सक्लूडेड नहीं होगा या उस पर टैक्सेशन अलहदा होगी। तो उसकी भी पैरामीटर्स हैं कि किस तरह का होगा। सेल्फ ओन्ड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस एंड लैंड, फार्म हाउस और उसको समझा जाएगा, उस पर टैक्सेशन होगी। फिर वैल्यू की तरह आगे कैपिटल एसेट एलोकेटेड टू, तो इसको थोड़ा सा कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है, अनइक्वलिटी है कि कुछ लोगों को तो अलाउ कर दिया गया और कुछ लोगों को लगा दिया गया। डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे भी कि अन रीजन क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन की पावर है लेजिस्लेटर के पास, लेकिन वहाँ पिक और चूज़ करके या आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन कैन नॉट बी टैक्स विद डिफरेंटली,
कि भाई अगर एक ही सोसाइटी, एक ही लोकेलिटी के लोग हैं, ये एक ही सिमिलरली सिचुएटेड हैं, सिमिलर कंडीशन में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको दो ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, वो इक्वल होंगे। लेकिन एक ही सिचुएशन ही अलग है, या एक अलहदा एरिए का है, एक अलहदा और टेरिटरी का है, फिर उस सिचुएशन में या एक अमीर है, गरीब है, अमीर के लिए, अमीर वाली एक ही क्लास के लिए टैक्सेशन हो सकती है। अनरीजनेबल क्लासेस जो होगी, आर्बिट्ररी होगी या पर्पसफुल नहीं होगी, तो वो भी चैलेंज हो सकती है। तो यहाँ क्योंकि फिर अब ये जो एलोकेटेड टू ये स्पेशल लोग हैं, तो इनके लिए एग्जम्पशन है। इन तो यहाँ 7C नहीं तो इनके लगता तो वैसे ही उड़ जाना था, तो अब क्योंकि लगा है इधर, तो इधर ये पहले में नहीं था, तो हमारा ख्याल था कि ये आ जाएगा, नहीं तो DHA सारे पे टैक्स लग जाएगा। तो DHA सारे लग गया तो प्रॉपर्टी तो इधर ही सारी है, तो इधर फिर जितने जितने घर हैं, जितनी प्रॉपर्टी हैं, ओपन प्लाट हैं, तो DA भी सस्ते हुए हैं, फिर मार्केट वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, तो उस पर टैक्स लगेगा। तो 1 करोड़ पे 1 लाख, तो करोड़ों के 4-4 करोड़ का तो आम प्लाट है, तो फिर वैल्यू लेंगे या प्रेस्क्राइब है तो बहुत सारा टैक्स बनेगा। गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू आ सकता है, लेकिन लिए जाए ये एग्जम्पशनें सारी ख़त्म कर दी जाए फिर सही है। तो अगर एग्जम्पशनें दे के कुछ को इधर उधर कर दें तो फिर ठीक नहीं है। तो ये एग्जम्पशन जो ये वाली एग्जम्पशन है, उसके बाद फिर एनी पर्सन डिपेंडेंट है, पर्सन ऑन डाइज हु वाइल सर्विस पाकिस्तान आर्मी फोर्स और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोगों को, तो जहाँ से पार्क होती है मनी, सारी पाकिस्तान में पार्क मनी कहाँ होती है? प्रॉपर्टी में होती है, लेजिटिमेट हो या इलिजिटिमेट हो, तो वो सारी पार्क तो इधर होती है। तो टैक्सेशन करना है तो उसको फिर ये एग्जम्पशन दे दी गवर्नमेंट के सारे जो है, तो वो तो फिर बाकी किस में बिजनेस कम्युनिटी को टैक्स लगाना है, वो तो वैसे ट्रेडिंग पे या अदर पे दे रहे हैं, वो इस पे फिर डबल उधर भी दे के आए, उधर से उसने टैक्सेशन दी है, तो वही पैसा उसने प्रॉपर्टी में लगाया तो उस पर फिर टैक्सेशन दे दे। ठीक है, तो टैक्सेशन लगानी है तो जो उसने पार्क किया हुआ है वो हर प्रॉपर्टी पे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लगाया जाए तो फिर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अब एक बिजनेस कम्युनिटी ने टैक्स दिया है, वाइट मनी की प्रॉपर्टी खरीदी, अब उस पर फिर वो टैक्स दे, वो तो दे। और जिसने वैसे ही गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ली है या बच्चों के नाम, भाइयों, बीवी, दोस्त, साथी, तो वो फिर या अदर अपने नाम ही ली है, तो अनलेस वो नहीं है तो वो फिर उस सिचुएशन में फिर वहाँ एग्जम्पशनों का जो क्राइटेरिया है ये फिर नहीं होना चाहिए। इसी तरह पर्सनल बाकी ये हैं, ये जितने गवर्नमेंट एम्प्लाई इनको एग्जम्पशन दे दी गई। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू एक्स अंडर द हार्डिनेंस एंड टैक्स लेवी इज पेड देयर ऑन। अगर प्रॉपर्टी पे ये सेक्शन 15 पहले ये था दोनों में से हायर होगा, वो ख़त्म कर दिया गया, तो इसमें से एक्चुअली ये एक अच्छी अमेंडमेंट आई है कि अगर आपने सेक्शन 15 में दे दी है तो फिर इधर नहीं आएगी। तो इट मीन जितनी आपकी बिल्डिंग शिल्डिंग जो आपने रेंट पे दी हुई हैं तो उस पर रेंट पे टैक्सेशन आपने दे दी हुई है और सेक्शन 15 में फाल करती हैं तो टैक्स दे दिया हुआ, तो फिर इधर नहीं आएंगी। वो जो आपकी ओपन प्लाट शलाट हैं जो आपने रेंट पे नहीं दी हुई तो वो आके फिर इधर टैक्सेशन होगी। पहले में ये था कि जी दोनों में से जो हायर होगा उधर से कम टैक्स है तो इधर से डिफरेंस देना पड़ेगा। तो ये एक रैशनल चीज़ जो है ये है कि चल उधर दे दिया है तो इधर नहीं है। वैसे तो ओपन पे जिस पे रेंट आ ही नहीं रहा तो उस पर नहीं होना चाहिए, अगर चलो लगाया भी है तो ये कंपैरेटिवली कुछ बेहतर है पहले से कि हायर वाला कंसेप्ट नहीं है, जो है उसके मुताबिक चलेगी। उसके बाद एफ कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स, ये भी है कि अगर आप पहले साल ही आपने परचेज किया है कोई एसेट, पहले साल ही आया 30 जून को आपके पास है, लेकिन परचेज में आपने 236K पे किया हुआ है तो फिर वो एसेट भी आपका उस साल तो रह जाएगा, अगले साल में फिर 2023 में फिर उसको देखा जाएगा, 23 फिर उसमें टैक्सेशन होगी, तो इस साल आपकी एग्जाम्पशन होगी। उसे वेयर फेयर मटेरियल ऑफ कैपिटल एस इन एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग कैपिटल मेंशन ABCD डज नॉट एक्सीड ₹25,000। तो ये एग्रीगेट करके अगर 20 टोटल एसेट की वैल्यू जो है आपकी 25 मिलियन से कम है तो 25 मीन कितना हो गया, 2 करोड़ 2.5 करोड़ हो गया। हाँ 2.5 करोड़ से अगर कम है आपकी टोटल वेल्थ बनती है फिर मार्केट वैल्यू, फिर टैक्स नहीं होगा, ऊपर होगा तो फिर उसके मुताबिक चलेगा। कैपिटल एसेट ओन्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, उसकी भी गवर्नमेंट के हैं तो वैसे ही 165A भी है, उधर कॉन्स्टिट्यूशनल बार भी है, 49 भी है, उसके तहत भी नहीं लगता तो उनको भी एक्सक्लूड किया गया। कैपिटल एसेट ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर्स एंड
developer for land development and construction subject to the condition that such persons are registered with Directorate General of Designation non-financial business, वहाँ हैं तो डायरेक्ट वो जो हैं उस सिचुएशन में भी उन पे भी नहीं होगी। फेडरल गवर्नमेंट मे इंक्लूड एक्सक्लूड एनी पर्सन, फिर अथॉरिटी आगे फेडरल गवर्नमेंट को दे दी कि फेडरल गवर्नमेंट जिसको चाहे फिर उसमें ऐड कर ले या एक्सक्लूड कर ले। इन दिस सेक्शन कैपिटल एसेट मीन, ये हमने आगे पढ़ लिया है। फार्म हाउस को पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि फार्म हाउस उसमें एक्सक्लूड था, फार्म हाउस आप पे टैक्स लगना था, तो फार्म हाउस को हम देख लेते हैं। फार्म हाउस मीन्स ए हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन ए टोटल मिनिमम एरिया ऑफ 2000 सिक्योर यार्ड। ये फार्म हाउस उसको समझा जाएगा क्योंकि इसमें डिफाइंड है जो टोटल कम से कम मिनिमम एरिया जो है 2000 स्क्वायर यार्ड हो। 2000 स्क्वायर यार्ड कितना बनता है? 4 कनाल, तकरीबन 4 कनाल, 4 कनाल का हो तो 4 कनाल का कंस्ट्रक्टेड हो, हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन ए टोटल मिनिमम एरिया ऑफ 2000। अब 4 कनाल पे कंस्ट्रक्टेड हो या एक तो हाउस हो, वो हाउस की डेफिनेशन क्वालिफाई करे, और 4 कनाल का एरिया हो। यहाँ थोड़ी सी ये एम्बिग्यूटी है कि 4 कनाल ही कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, या नीचे उन्होंने कहा है कवर्ड एरिया को जो है वो 2000 का मिनिमम होना चाहिए। तो 4 कनाल टोटल हो तो हाउस हो, कंस्ट्रक्टेड हाउस हो, और उसमें कवर्ड एरिया जो है 5000 स्क्वायर फुट हो। तो 5000 स्क्वायर फुट कितना बनता है? हैं? नहीं नहीं, ये 1 कनाल की कंस्ट्रक्शन 2 कनाल की होगी। कंस्ट्रक्शन आमतौर पे एक घर में कुछ, हाँ 4500 कुछ है, हाँ 4500 5000 1 कनाल की कंस्ट्रक्शन, 1 कनाल की 6000 होती है मेरा, और 5-6 हज़ार होती है। डबल स्टोरी हो तो 5-6 हज़ार होती है। 3-4 हज़ार एक फ्लोर का आता है, 3-4 होता है। तो ये 1 कनाल की कंस्ट्रक्शन हो तो 4 कनाल का टोटल हो तो उसमें बन जाएगा। अगर इतना एक यूनिट हो, अलग-अलग यूनिट बनाए हों तो उसी तरह कंपाउंडिंग में और हर एक को अलग-अलग कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह वो फेयर वैल्यू करके उसका 5% कंसीडर किया जाएगा और उसको उस तरह किया जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि एक कोर्ट की जजमेंट है 1992 PTT 1, देखिए बेटा। इसमें इमूल प्रॉपर्टी पहले गेन ऑन इमूल प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट था, तो उसमें टैक्स लगा था। तो उसमें उन्होंने कहा जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, इसमें टैक्स नहीं लगता। तो जैसे अब इमूल प्रॉपर्टी लगाया तो आगे देखिए बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल gain computation of immovable property is excluded from the capital asset on the transfer thereof. Capital might arise and further the compulsory acquisition of asset is not treated as transfer for the purpose of computation. Again आगे देखें, ये एक मिनट शेड्यूल, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जहाँ आगे देखें, फोर्थ शेड्यूल पार्ट 1 फेडरल लेजिस्लेटिव एंट्री नंबर 50। तो एंट्री नंबर 50 इसमें इंटरप्रेटेड है, जिसमें एक्सप्रेशन कैपिटल गेन डिफाइन ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंपल्सरी एक्विजिशन एसेट वाज नॉट टू बी ट्रीटेड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, एक्सक्लूजन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द एम्बट ऑफ कैपिटल गेन वाज इन लाइन विद एंट्री नंबर 50 ऑफ द फोर्थ शेड्यूल। आगे फोर्थ शेड्यूल, आगे कंप्यूटेशन ऑफ transfer of property, imposition of tax on the capital gain arise from the property was beyond the taxation power of federation. आगे फिर amount represent share of the company acquisition according to the share of the distribution of which made to shareholder of the proceed of capital nature, amount is would continue pay original character and retain attribute of capital seed and not taxable. आगे लिम बाकी भी उन्होंने बेसिकली आगे देखें तो एंट्री नंबर 50 जो है बेसिकली ये कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बार है और अंडर एंट्री नंबर 50 और 50 के तहत इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस वक्त कैपिटल गेन पे नहीं था, गेन ऑन इनपुट था, तो अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कॉन्स्टिट्यूशनल बार अंडर एंट्री नंबर 50 जो है उसके तहत नहीं लग सकता। तो इसमें उसको ख़त्म किया हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, इसमें सारा सुप्रीम कोर्ट ने बाकी भी देख लें, वो किधर कॉन्स्टिट्यूशनल बार वाला, ये देख ये वाला एंट्री, the section confining grant to exemption to original citizen, thus the income which is suffer from immunity, ये important है, thus the income which was suffered immunity from payability of tax when received by a person cannot earn exemption from the second time।
but this section has absolutely no applicable to the cases before us. The reason being that concept of section postulate chargeability under the charging provision of the statute. Here the receipt is basically outside the purview of taxation statute, and rather there is a constitutional bar on its taxability. According to the definition of term given in income tax ordinance, the receipt cannot in any manner be categorized income of the company. It is therefore wholly wrong to give title color of income to receipt in the hand of a company and then treat it exempt from the income. Thus the department reliance on section excise is entirely misconceived. तो इसी तरह इसमें बेसिक दो कंसेप्ट हुए हैं। एक तो ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बार है कि टैक्सेशन फेडरल लेजिस्लेटिव नहीं लगा सकता, तो उसमें एग्जम्पशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें टैक्सेशन हो ही नहीं सकती और एग्जम्पशन प्री सपोज चार्जेबिलिटी है। किसी चीज़ पे पहले चार्जिंग हो गई हो उसको फिर लेजिस्लेटर एग्जम्पशन देता है, जो उसके स्कोप से ही बाहर हो उसको एग्जम्पशन देने की ज़रूरत नहीं। इसमें उन्होंने कहा जी ये एग्जम्पशन नहीं है तो इसमें टैक्सेशन सही है कि एग्जम्पशन कहीं नहीं हो, तो कोर्ट ने कहा जी जो चीज़ पावर में ही नहीं टैक्स करना उसको एग्जम्पशन ग्रांट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चार्जेबिलिटी में फॉल नहीं करती। कोई एग्जम्पशन प्री सपोज चार्जेबिलिटी, चीज़ कोई चार्ज होती हो फिर उसको एग्जम्पशन दी जाती है, इस पर नहीं लगती। अगर कोई चीज़ पे चार्जिंग की अथॉरिटी नहीं है, उस पर टैक्स लगाया ही नहीं जा सकता, तो उसकी एग्जम्पशन नहीं है। जैसे मैं पहले कहा था एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा ही नहीं सकता, तो उसमें एग्जम्पशन 41 में दें या ना दें इररिलेवेंट है उस पर, क्योंकि वो दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ चार्जेबिलिटी और कंपिटेंसी ऑफ द लेजिस्लेटर। तो बेसिकली इसमें दो कंसेप्ट एग्जम्पशन और पेएबिलिटी, इसको कहते हैं पेएबिलिटी और नॉन पेएबिलिटी। तो नॉन पेएबिलिटी होती है आउटसाइड द स्कोप, कि स्कोप में नहीं। पेएबिलिटी मीन उसमें चार्जेबिलिटी है लेकिन सब्सिक्वेंटली उसको एग्जम्पशन देना होती है। पेएबिलिटी है तो पे करेंगे या एग्जम्पशन देंगे, दोनों में से एक और जो नॉन पेएबिलिटी है वो चार्जेबिलिटी नहीं है, तो स्कोप में ही नहीं है, तो उसमें एग्जम्पशन की जरूरत ही नहीं। समरेज केस में भी पेएबिलिटी और नॉन पेएबिलिटी कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया था। अब हम देख लेते हैं कि जो एंट्रीज हैं इसकी इंटरप्रिटेशन जो है, जो फेडरल लेजिस्लेटर हैं इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है। तो इसके लिए 2018 अभी SNGPL का केस है, उसको खोलें तो उसमें हम देख लेते हैं कि क्योंकि दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होगा अगर किसी ने कोर्ट में जाना है। तो इसमें कलरेबल लेजिस्लेशन है, मेलाफाइडी है, इंट्री कैसे इंटरप्रिटेशन करनी है और कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन मेंटेनेबिलिटी कब है। तो इसमें आगे ये कलरेबल भी का भी वायरीज ऑफ स्टैचू, तो आगे देखेंगे लेजिस्लेटिव ने ऊपर देख लें, इसको देख लेते हैं हम। Legislative enactment vary the judicial review scope while considering the various legislative enactment that its power of review, the Supreme Court could consider not only the substance of law but also competency of the legislator. Further, no mala fide could be attributed to legislator. However, bona fide of the legislator as also purpose and objectives may also be considered in the determination of vary of the statute. Vary of the statute could also be determined on the legislative was a colorable. तो कलरेबल लेजिस्लेशन है कि नहीं है, तो इसमें कलरेबल हो तो वो स्ट्राइक डाउन की जा सकती है। तो इसके बाद आगे next law, if the varies of the law challenge, the burden always lies on the person challenging the law to punitive constitution। ये आ जाए, ये आगे फोर्थ शेड्यूल की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है आगे खोलें इसको, ये वाला आगे खोलें तो इसको हम देख लेते हैं कि ये एंट्री अगर हो तो एंट्री को कैसे इंटरप्रेट करना है। पावर ऑफ लेजिस्लेटर जो है उसके लिए आर्टिकल 142, 141, 42, 43 में है, और अथॉरिटी ऑफ टैक्सेशन जो है बाय लॉ वो 77 है, और मनी बिल के उसमें क्या क्या फॉल करते हैं वो 73 है, पहले हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। तो वो वाले जहाँ लिस्ट बनी होगी तो एंट्री हो तो इसको जर्नल रूल तो चीज़ों को इसको लिबरली इंस्टीट्यूट करते हैं, ये ब्रॉडर कंसेप्ट में लेते हैं, क्योंकि ये जो एंट्रीज होती हैं ये एक चैप्टर समझ लें, चैप्टर का हेड होता है, चैप्टर के आगे नीचे या फील्ड है, ये एक फील्ड है जिसके तहत लेजिस्लेटर जो है वो लॉ बना सकता है। तो इसके रिलेटेड जितनी भी इंसिडेंटल या उसकी रिलेटेड एट्रीब्यूटर रेलेवेंट चीज़ें जो होंगी उसके भी वो लॉ बना सकता है। जी बेटा क्या करना, आगे आए ना, वही ऊपर था लिस्ट वाला, आगे चल दें।
वो एंट्री वाला उस नीचे 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 इंटरप्रिटेशन होगी बेटा, नीचे है ना, लिस्ट आ जाएगी आपको, चले तो सही, ये तो सारे ख़त्म करेंगे तो फिर आएंगे। ये है ये जो ये ABC जो हैं ये एंट्री की इंटरप्रिटेशन नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल किसी चीज़ को आप चैलेंज करते हैं तो उसकी मेंटेनेबिलिटी के रिलेशन से ये रूल कोर्ट ने किए हुए हैं। देयर इज प्रजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड लॉ मस्ट नॉट बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलेस स्टैच्यू इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो वे कैन बी फाउंड इन रिकंसिलिएशन द टू। उस सिचुएशन में उन्होंने कहा जनरली प्रजम्पशन ये होता है कि हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिड है अनलेस एंटल वो बताया जाए कि बिल ऑल टुगेदर ही वायलेशन या रिपग्नेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर उसको किया जा सकता है, नहीं तो अदरवाइज नॉर्मल प्रजम्पशन ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडली लॉ बनाया गया है लेजिस्लेटर। वेयर मोर देन वन इंटरप्रिटेशन इज पॉसिबल वन ऑफ विच वुड मेक द लॉ वैलिड एंड अदर वॉइड द कोर्ट मस्ट प्रेफर द इंटरप्रिटेशन विच फेवर द वैलिडिटी। जो दो ओपिनियन बनती हों कि एक में ये बनता हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है इन अकॉर्डेंस द कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा ये बन रही हो कि नहीं ये तो वाइड है, तो कौन सी दो बनती हों तो फिर वो जो फेवर टू द वैलिडिटी है उसको अडॉप्ट करेगा। उसके बाद तीसरा है कि स्टैच्यू मस्ट नेवर बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलेस इट्स इनवैलिडिटी इज बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। जहाँ रीजनेबल डाउट बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आएगा ये तो है ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में फिर आप करें। अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं है तो फिर रीजनेबल डाउट मस्ट बी रिजॉल्व इन फेवर ऑफ द स्टैच्यू बीइंग वैलिड, तो डाउट रिजॉल्व करें। दो कोर्ट विल नॉट डिसाइड ए लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन विच इज नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द केस, तो इस तरह लार्जर क्वेश्चन भी करेंगे हैं। If the case can be decided on or other narrow ground, the court will abstain from deciding constitutional question। उन्होंने कहा और कोई मेरिट या उस पर डिसाइड हो सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन एट द एंड पे जाके एट द लास्ट रिजॉर्ट जो होगा फिर देखा जाएगा। वैसे केस डिसाइड हो सकता है, कोई रिलीफ मिलता है तो वैसे दे दूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल को टच ना करें। Court will not declare statute unconstitutional on the ground that it violates spirit of constitution unless it violates the letter of the letter और spirit का भी letter अगर कोई wording of the constitution के खिलाफ है तो की जाए। अब हम कहेंगे पर्पस के खिलाफ है constitution के या सेंस के खिलाफ है तो इस बेसिस पे उसकी invalidity जो नहीं, तो court is not concerned with the wisdom or prudence of the legislature but only with its constitutionality, कि उसका विजडम क्या था, उसका विजन क्या है, कैसे लाभ बनाया, उससे नहीं उनका कंसर्न कोर्ट का है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हिट करता है, रिपग्नेंट है और उससे इनकंसिस्टेंट है और डायरेक्टली है और सब्सटेंशियली है, तो देन वो उसको देखता है। Court will not strike down statute on the principle or Republican or Democratic government unless those principles are placed beyond the legislative encroachment by the Constitution. Mala fide will not attribute to the legislature। उनके मेला फाइडी नहीं है लेकिन बोना फाइडी चेक की जा सकती है। देर आर अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो ये काफ़ी सारे इसमें केस ला भी और भी हैं, लेकिन इसमें से कलरेबल लेजिस्लेशन हो, डिस्क्रिमिनेशन हो और स्टेट वेट फंडामेंटल राइट को हिट करता हो या कोई ऑलरेडी सेटल्ड लॉ है कोर्ट के तो उससे हिट करता हो या एंट्री को हिट करता हो, बियॉन्ड कंपिटेंसी पे हमेशा चैलेंज हो सकता है। कंपिटेंट नहीं है तो वो इलीगल है, कलरेबल है, डिस्क्रिमिनेटरी है, एक्सप्रोप्रिएटरी है, तो उस सिचुएशन में फिर चैलेंज भी हो सकता है, स्ट्राइक डाउन भी हो सकता है। और स्ट्राइक डाउन करने से पहले एक और होता है रीडिंग डाउन रूल होता है। रीडिंग एक तो है कि स्टेट पे लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, गलत है। दूसरा ये है कि कोर्ट के पावर ये भी होती है कि बजाय स्ट्राइक डाउन करने के यहाँ कंपिटेंसी या उसका मैटर हो तो उसको मोल्ड कर दे, अमेंड कर दे और रिकंसाइल कर दे, उस तरह मोल्ड कर दे, मोल्ड करके डिज़ाइन कर दे उस लॉ को जो जिसको आपने चैलेंज किया और रिकंसाइल कर दे विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो रीडिज़ाइन करके जो चीज़ें कंट्राडिक्ट कर रही हैं या इनकन्सिस्टेंट हैं, रिपग्नेंट है, उनको मोल्ड करके ख़त्म कर दे या रीअरेंज कर दे, उस लेजिस्लेशन को उस तरह बदल करके उसको कहते हैं रीडिंग डाउन, कि उसके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है। रीडिंग डाउन रूल जो है जहाँ कंपिटेंसी ना हो, जहाँ फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ हो, तो वहाँ पे रीडिंग डाउन रूल जो है वो कोर्ट अडॉप्ट कर सकता है, करके उसको मोल्ड करके रिकंसाइल के उस तरह बना सकता है ताकि वो कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए।
क्लियर जी। तो आगे हम ये इसमें और भी केस लाए जिसमें मेलाफाइडी तो एट्रीब्यूटेड नहीं है, बोनाफाइडी ना हो, कलरेबल ना हो, डिस्क्रिमिनेटर हो, कम्युनिटेंसी ना हो, फंडामेंटल राइट अफेक्ट करते हो, तो उस सिचुएशन में आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो और पावर ना हो तो आगे हम उसको देख लेते हैं जो एंट्री है। एंट्री अगर फिफ्थ इसकी फेडरल लेजिस्लेटर की है तो उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, नीचे है ये केस ला ख़त्म हो गए तो वो आएगी, लिस्ट आएगी उसी तरह की। ये सारे केस लाए पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के। ये है, ये बहुत सारे केस थे जिसमें से ये कहा गया है कि ये आपने इंट्री को कैसे इंटरप्रेट करना है, कहीं इंट्री आ जाए इसमें तो उसको फिर आप किस तरह इंटरप्रेट करेंगे। द एंट्री इन द फेडरल लेजिस्लेटर आर नॉट पावर ऑफ द लेजिस्लेटर बट ओनली फील्ड ऑफ लेजिस्लेटिव हेड। ये एक चैप्टर है, ओपन है, ब्रॉडर इन काइंड है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक पावर नहीं है। पावर तो आर्टिकल 142 में टेरिटोरियल है, सब्जेक्ट मैटर पावर 142 में है, इनकन्सिस्टेंसी हो तो 143 में है, या 77 में है, या मनी बिल में देखा जाता है कौन आता है। ये फील्ड है या चैप्टर है, इसमें जस्ट एक चैप्टर का नाम दिया गया है, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो उससे रेलेवेंट है सारे लॉ बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए वो उसने कहा ये पावर नहीं है, ये फील्ड या चैप्टर ऑफ लेजिस्लेशन है जिसके मतलब आप लेजिस्लेशन बना सकते हैं। जब भी आपने जैसे वहाँ लिखा हुआ तो टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू एसेट, वो एक फील्ड है। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट पे वो टैक्सेशन के डिफरेंट लॉ, चार्जेबिलिटी के, असेसमेंट के, कलेक्टिविटी के, एडजुडिकेशन के, अपील के, वो सारे लॉ अच्छा बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें वो इमूल प्रॉपर्टी का लॉ नहीं बनाया जा सकता, वो एक्सक्लूडेड होगा, वो उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स ऑन कैपिटल एसेट में इंक्लूड डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐड करके टैक्सेशन नहीं लगाई जा सकती, जैसे अब हमने देखा था जिस तरह उन्होंने उसको ऐड करके टैक्सेशन लगाई है, वो कलरेबल डेफिनेशन में या डिस्क्रिमिनेटरी मैटर में या उसमें आ जाएंगी, या नॉट ए बोनाफाइडी मैटर। तो मेलाफाइडी तो हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये बोनाफाइडी नहीं है, ठीक है ना बेना, क्योंकि मेलाफाइडी उसने कहा नॉट अटैच टू द लेजिस्लेटर, लेकिन बोनाफाइडी उस भी देखी जाती है। तो बोनाफाइडी ऑन द फेस ऑफ नज़र आ रही है कि बोनाफाइडी नहीं है, वो तो सिर्फ जब एक्सक्लूजन किए हैं कैपिटल एसेट में से बाकी सारी चीज़ें, तो बाकी इमूल प्रॉपर्टी रह गई है, तो इमूल प्रॉपर्टी उसके कॉम्पिटेंसी में नहीं। तो ये करने के लिए फील्ड है और ये पावर नहीं है, फील्ड में भी ब्रॉडर स्कोप में उसकी प्रॉपर्टी उसकी कॉम्पिटेंसी में इस एंगल से नहीं आएगी। तो फिर रेंट और सेक्शन 15 तो सारा ही 15 आए, वो भी इलीगल है। नहीं, वो तो रेंट एक्चुअल है ना, वो तो प्रॉपर्टी में नहीं है ना, वहाँ तो कैपिटल एसेट पे नहीं, वहाँ तो लिखा है लैंड एंड वो लिखा हुआ है ना, रेंट ड्राइव, वहाँ कैपिटल एसेट तो नहीं लिखा हुआ, वहाँ क्या लिखा हुआ है, रेंट ड्राइव रिसीव रिसीवेबल फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग। रेंट ही कर दिया ना है, यहाँ पे भी उसने रेंट ही कर दिया ना कि डीम्ड इनकम 5%। नहीं डीम्ड करके किया ना, डीम करके कहा किस पे, कैपिटल एसेट पे। तो कैपिटल एसेट में तो इमूल प्रॉपर्टी वहाँ एक्सक्लूडेड है, यहाँ कैपिटल एसेट में से सारे मूवेबल खत्म कर दिए, तो बाकी क्या रह गया, इमूवेबल, तो इमूल पे टैक्सेशन कर दी। इस स्टाइल से गलत है, या इमूल पर ख़त्म करते बाकी पे, जैसे वो स्पोर्ट लेवी लगी थी उसमें इमूल प्रॉपर्टी उन्होंने डिलीट कर दी थी, बाकी पे लाई थी, लेकिन उसका तरीक़ेकार या सोशल लेजिस्लेशन या उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं थी, इसलिए वो ख़त्म कर दी। तो अब जब से ये एंट्री आई है, इमूल प्रॉपर्टी पे टैक्सेशन नहीं हो सकती, उसके गेन पे हो सकती है, या और कैपिटल अदर दैन इमूल प्रॉपर्टी बाकी जितने कैपिटल एसेट्स हैं उन पे टैक्सेशन हो सकती है। इमूल प्रॉपर्टी को निकाल दें, बाकी जितने भी कैपिटल एसेट्स हैं वो एंट्री 50 है उससे डील करती है, उस पर टैक्स लगा दें, लेकिन इमूल प्रॉपर्टी उसमें से डिलीट कर दें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक, इसके बाद इन कंस्ट्रूइंग द वर्ड इन द एंट्री कन्फरिंग लेजिस्लेटिव पावर ऑन द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी द मोस्ट लिबरल कंस्ट्रक्शन शुड बी पुट अपॉन द वर्ड। जो उसमें वर्ड यूज हुए हैं उसको ब्रॉडर स्कोप में और लिबरली उसको कंस्ट्रूट करना है, उसको लिमिटाइज नहीं करना, उसको नैरो कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, लिबरली देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो वो करनी है। वेयर इंटरप्रिटेशन एंट्री इन द लेजिस्लेचर इट वुड बी गिवन वाइडेस्ट पॉसिबल मीनिंग एंड शुड नॉट बी रीड इन नैरो और रिस्ट्रिक्टेड सेंस। ईच जनरल वर्ड इन द एंट्री शुड बी कंसिडर्ड टू एक्सटेंड टू ऑल इट्स इंसेंटली सब्सिडी मैटर विच कैन फेयरली एंड रीजनेबली बी सेड टू बी एप्रीहेंड इन इट। सब कुछ उसमें इंक्लूड करना है। If there appears to be apparent overlapping in the subject matter of legislator, the effort shall be made to reconcile the entry to give proper and pertinent meaning to them.
A general power ought to not to be construed as to make a particular power conferred by the same legislator operating in the same field as nullity. So legislator under attack must be scrutinized in its entirety to determine its true character in pith and substance. After considering the legislation as a whole in pith and circumstances, it has to be seen as to with respect to which topic or categorization in the various fields it deals substantially and directly, and not whether it would be in actual operation affect an atom in the forbidding field in an indirect way. फॉरबिडिंग फील्ड ये देखना है, तो फॉरबिडिंग फील्ड जो है इनडायरेक्टली उसको तो नहीं हिट कर रहा। एक फॉरबिडिंग फील्ड हमारा इम्यूल प्रॉपर्टी था, तो उसको इनडायरेक्टली ये देखना है उसमें, तो करना। ये बेसिक थे, इसमें इसको हम देख सकते हैं। अगर हम और देखना चाहते हैं कलर लेबल लेजिस्लेशन के लिए, तो 2020 वाला है वो खोलें। उसको अकॉर्डिंग देखेंगे अब जो वेल्थ स्टेटमेंट में इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको बस एक नज़र डाल देते हैं। इसमें कलरेबल लेजिस्लेशन देखिए हेड है, उसमें बहुत से आगे दें, एक हेड दिया हुआ है, ये डॉक्ट्राइन सी है, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन इनकम सपोर्ट लेवी। तो ये सिंध हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, तो इसमें कलरेबल के लिए डिफरेंट केस लॉ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हैं, उसको देखना चाहें कि वो क्या है, किस तरह है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाला, तो वो देखा जाता है। क्लियर जी। अब वेल्थ स्टेटमेंट में इस इनकम को हम ऐड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअल इनकम तो है नहीं। तो सेक्शन 15 पे आ जाएंगे, पहले हम बारी बारी देख लेना। पहले हम देख लेते हैं कि सैलरी में जो है प्रॉपर्टी इनकम कब आती है। अगर आपको एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को फर्निश अकोमोडेशन दी है या देना चाहता है, तो उस सिचुएशन में आपका ही घर है, आप उसी को रेंट पे देते हैं, एम्प्लॉयर को ही आपको दे देता है, तो उस सिचुएशन में उसकी ट्रीटमेंट जो है वो रूल में है कि फर्निश की कितनी वैल्यू ऐड शेड करनी है। आप उसका रेंट जो है रेंट वाला रेंट में देंगे, तो वो फर्निश आपका सैलरी अलाउंसेस में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम सेक्शन 15 में देखें, इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा रेंट जो है किस प्रॉपर्टी का, क्या इमूल प्रॉपर्टी का है, और या फर्नीचर फिक्सचर का है, या कोई और प्रॉपर्टी है, या इसमें एक एडवांस अगर आपने लिया है फोरफिटेड, तो वो भी इसमें आता है। तो अदरवाइज तो वो रेंट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको भी डीमिंग के जरिए ऐड किया हुआ है। तो जो डीमिंग मैंने पहले डिस्कस किया था कि लेजिस्लेटर ने अगर कोई डीमिंग प्रोविजन से किसी हेड में कोई चीज़ ले ली है, तो वो फिर उसी हेड में चार्ज होगी, इवन दो वहाँ ना फॉल करती हो। तो यहाँ हम इसको देख लेते हैं कि उसी तरह की डीमिंग इधर भी है। ठीक है, इधर डीमिंग ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी हम उस डीमिंग को वेल्थ में लेते हैं, जिस तरह ये लेते हैं उसी तरह उधर भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे तो उसके मुताबिक पता चल जाएगा कि हम इसको किस तरह लेते हैं। तो यहाँ रेंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल बाई ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर द शैल बी चार्जेबल टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसमें रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ये दोनों रिसीव है या रिसीवेबल है, ऐसे समझे अक्रूवल बेसिस पे। तो जो आपने लेना है या ले लिया है, तो वो वाला आपका चार्जेबल टैक्स इसमें होगा। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ओनर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ कन्फाइन कर दिया लैंड और बिल्डिंग, इमूल प्रॉपर्टी का यहाँ कन्फाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ दूसरी चीज़ें नहीं है। इसके अलावा कैपिटल एसेट, अदर कैपिटल एसेट, मूवेबल एसेट या वो नहीं है, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग है। एज ए कंसिडरेशन फॉर यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ और राइट टू यूज, ये जो आपने रेंट है वो इन कंसिडरेशन है राइट टू यूज लैंड या बिल्डिंग। बिल्डिंग इटसेल्फ नहीं है, बल्कि उसके राइट उसके यूज कर रहे हैं, जो उसके अंगेज जो आपको कंसिडरेशन ले रहे हैं उस पर आपकी टैक्सेशन है, वो आपका रेंट है। A right to use or occupy land or building and include any forfeited deposit paid under the contract for the sale of land or building। अब यहाँ वो डीमिंग डिवाइस जो है, जो मैंने कहा इंक्लूड वाली, अब एडवांस अगर आपने किसी से लिया है, तो अब के आप ये लैंड बेच देंगे या बिल्डिंग बेच देंगे, तो एडवांस बाद में कॉन्ट्रैक्ट एग्री नहीं हो सकता, उसने नहीं आप फुलफिल किया, तो आपने वो फॉरफिट कर लिया। ये रेंट तो नहीं है, रेंट पे तो आपने प्रॉपर्टी नहीं दी, तो ये कहाँ होना चाहिए, यहाँ सही है या गलत है? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होना चाहिए, या ये गेन है इनकम फ्रॉम चार्ज टू कैपिटल गेन तो नहीं है।
तो क्या चीज़ है, कहाँ टैक्सेशन होना चाहिए। ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट जगह पे इंडो पाक लॉ में डिफरेंट ट्रीटमेंट होती रही है। बल्कि ब्रिटेन लॉ में भी इसको किसी ने तो कहा कि ये इनकम जी कैपिटल गेन है, गेन आया है आपको, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन था आपका परचेज सेल का, तो इंसिडेंटल टू परचेज सेल रिलेट करता है। इवन दो आपका कॉन्ट्रैक्ट आप परचेज सेल तो नहीं हुआ, लेकिन इंसिडेंटल टू दैट है कि उसके रिलेशन से ही है। उसके जैसे आप परचेज सेल करें तो उसके एक्सपेंस इनकम उसके साथ कोई और भी हो तो वो कैपिटल गेन का ही पार्ट बनते हैं, कास्ट का या ऐड का, तो इसलिए कैपिटल गेन है। सेक्शन 37 में इसको जो हमारा है उसमें इसको सस्ता होना चाहिए। किसी ने कहा प्रॉफिट गेन से तो प्रॉपर्टी तो डिस्पोज ऑफ ही नहीं हुई, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी होगी तो फिर कास्ट लेस करते हैं, प्रॉपर्टी तो स्टिल एग्जिस्ट करती है। तो ये गेन कहाँ से हो गया, प्रॉपर्टी तो बाद में बिकेगी, तो बाद में बिकेगी, जब बिकेगी तो कास्ट में उसमें उस वक्त लेस कर लिया जाएगा, तो इसलिए तो ये गेन नहीं है, तो इसलिए इसको गेन का बनाया नहीं जा सकता। तो इसी तरह फिर किसी ने कहा चलो जी इसको अदर इनकम सोर्स में कर लें, उसमें भी फिर अदर सोर्स का उनका तल्लक कोई नहीं है कि इसका डील तो सारी उसके साथ थी, डायरेक्टली कनेक्ट उसके साथ है। फिर किसी ने ये भी कुछ लाभ में आया कि इसको आप कास्ट का पार्ट बना लें या इनकम का पार्ट बना लें, उसको कास्ट में से रिड्यूस कर दें, इसको कास्ट में रिड्यूस कर दें, तो जब वो बिकेगी, कास्ट आपकी है तो आपकी गेन है, तो कास्ट को रिड्यूस कर देंगे जितनी है, तो फिर गैप आपका आ जाएगा, जिस साल बिकेगी तो गेन आ जाएगा। तो डिफरेंट इसके लिए प्रपोजिशन डिफरेंट लेजिस्लेशन में डिफरेंट तरीक़ों से आती रही हैं कि जो भी फोरफिटेड आपका है, किसी ने कहा जी ये तो बिल्कुल भी नहीं टैक्सेबल, क्योंकि ये तो एक्सेप्शनल रिसीट है, कैपिटल नेचर की है, तो कैपिटल नेचर तो टैक्सेशन हो ही नहीं सकती, रेवेन्यू नेचर होती है, कभी कभार आई है, टैक्सेशन नहीं हो सकती अनलेस अंटिल लेजिस्लेटर खुद इसको टैक्सेशन ना करे इस हेड में तो या किसी हेड में, तो फिर कैपिटल जो नेचर की सीट होती हैं फिर वो टैक्स हो सकती हैं। तो इसलिए हर सीट जो है वो टैक्स नहीं होती, तो इसलिए फिर डिफरेंट स्टैच्यू में लेजिस्लेटर ने इसको डिफरेंट हेड में टैक्सेशन की। किसी ने कहा जी हम इसकी कास्ट में से रिड्यूस कर देते हैं, किसी ने कहा जी हम अदर इनकम में शो कर देते हैं, तो सेक्शन आखिरी जो है आपका 39 में लेस नीचे लिख दिया कि फोरफिटेड एडवांस जो टैक्स होगा। किसी ने कहा जी कैपिटल गेन की कास्ट में, किसी ने कहा कैपिटल गेन में 37 में, किसी ने कहा जी इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिख देते हैं, वहाँ स्पेसिफाई कर दें वहाँ। तो यहाँ हमारे लेजिस्लेटर ने इसको रेंट ट्रीट कर दिया थ्रू डिवाइस ऑफ डीमिंग प्रोविजन कि ये रेंट है, ठीक है, इंक्लूड करके रेंट की डेफिनेशन, ऑल्दो इट इज़ नॉट रेंट, लेकिन कनेक्ट पहले आपने कहा था डीमिंग के लिए उसका कोई नेक्सेस कनेक्शन कोई होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी यही थी, रेंट इधर से आ रहा था, आपने परचेज सेल की फोरफिट हो गया तो उनका ये इससे कनेक्शन है। बिजनेस से कनेक्शन हो, बिजनेस वाली प्रॉपर्टी हो तो बिजनेस में, और या 37 वाली हो हेल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट तो उसमें, या उसमें तो यहाँ किसी में भी हो, तो अब बेशक वो प्रॉपर्टी आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी है, परचेज सेल के लिए है, या वो प्रॉपर्टी आप हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट गेन पर्पज के लिए आपने की है, या वो लैंड बिल्डिंग विद आपने लेट आउट की है विद प्लांट एंड मशीनरी जिसकी इनकम जो है अदरवाइज अदर सोर्स में टैक्स होती है, लेकिन उसका फोरफिट हुआ है परचेज का, तो वो फिर इधर ही आएगा, क्योंकि थ्रू डीमिंग प्रोविजन उसको स्पेसिफिकली लेजिस्लेटर ने इधर लिख दिया है कि ये वाला जो फोरफिट आप करेंगे परचेज सेल के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग, तो इस हेड में चार्ज होगा, तो यहीं उसकी टैक्सेशन होगी, उसको रेंट ही समझा जाएगा इवन दो दैट इज़ नॉट रेंट। तो इसी तरह वहाँ इवन दो दैट इज़ नॉट बीइंग ड्राइव एज ए रेंट, तो क्योंकि डीम कर लिया है तो उसी तरह उसमें वो रेंट 5% जो है वो आपका जो फेयर वैल्यू है होगा और उस पर टैक्सेशन लगेगी। उसके बाद आगे दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू ए रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी एंड सच रेंट शैल बी चार्जड अंडर द हेड। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में स्पेसिफिकली अब इसमें से एक्सक्लूड कर दिए, ये भी रेंट है लेकिन इस हेड में नहीं है, तो उस हेड में भी नहीं है, ये इनकम फ्रॉम सोर्स अदर सोर्स में आ गया। तो इसी तरह आगे है वेयर अमाउंट इज इंक्लूडेड इन रेंट रिसीव्ड से बाय पर्सन ऑफ प्रोविजन इम्यूनिटी यूटिलिटी अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग सच अमाउंट शैल बी टारगेटेड टू, ये भी वाले भी अगर आप आपकी कोई आपने और रेंट ले रहे हैं, फर्नीचर फिक्सचर का ले रहे हैं, यूटिलिटी का ले रहे हैं, उन चीज़ों का, तो वो लैंड बिल्डिंग नहीं है, तो इसलिए वो इस हेड में नहीं आएंगे, वो कहाँ जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में जाएंगे। इस तरह सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट है 4 सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेयर रेंट, ये इंपॉर्टेंट है जो डीमिंग की हम बात कर रहे थे कि जैसे उधर डीम किया है इधर भी आप डीम कर रहे हैं,
डीम करके क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट वेयर रेंट रिसीव्ड बाय द पर्सन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट ऑफ प्रॉपर्टी द पर्सन शैल बी रिसीव्ड एज हैविंग ड्राइव द फेयर वैल्यू ऑफ द रेंट फॉर द पीर प्रॉपर्टी लेटर ऑन रेंट इन द टैक्स ईयर। ये भी डीमिंग प्रोविजन है। अगर आपने प्रॉपर्टी दे दी 2,000 रुपये पर मंथ, एक्चुअल है वो 20,000 फेयर मार्केट की वैल्यू, वो 68 के तहत वो डिटरमिन करेगा, डिटरमिन करके फेयर मार्केट वैल्यू का जो रेंट होगा उस पर आपको होगा, तो उसका आप फिर उसी तरह हाँ यहाँ डीमिंग है, यहाँ डीमिंग मान रहे हैं तो वहाँ भी डीमिंग मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 4 जो है डीम कर रहा है कि आपने फेयर वैल्यू जो प्रॉपर्टी का रेंट है उससे कम डिक्लेयर किया, कम ऑफर किया, तो ये रेंट ट्रीट होगा और इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वहाँ भी इसी तरह ही है, वहाँ भी आपने अगर 0 दिया है, नहीं दिया, तो उन्होंने ट्रीट कर लिया कि आपका 5% फेयर वैल्यू का आपका रेंट है और उसमें 20% लगते हैं। ऑलरेडी ये डीमिंग प्रोविजन यहाँ एग्जिस्ट करता है फेयर वैल्यू का, तो यही उन्होंने इसको जो इसमें नहीं आएगा या इधर दे लें। आपने कहा जी ये रेंट पे नहीं, उन्होंने फेयर वैल्यू का लगाया तो इस पे लगा दिया, तो इस पे इसमें आ जाएगा तो वहाँ नहीं होगा, इस पूरे में आ जाएगा तो उधर नहीं। अगर नहीं आया तो कोई एसेट रह गया, कैपिटल एसेट है, उसमें फॉल करता है, फिर उसकी उधर टैक्सेशन होगी। उसके बाद सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट नॉट अप्लाई वेयर फेयर मार्केट इंक्लूडेड इन द लेसी चार्ज अंडर हेड सैलरी। तो ये सब सेक्शन 4 जो फेयर मार्केट वैल्यू वाला कंसेप्ट है, अंडर हेड सैलरी वाला, वो फर्निश वाला है, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसकी फेयर वैल्यू वाला कंसेप्ट जो है वो उस पर एप्लीकेबल है, बाकियों पे एप्लीकेबल है। आगे इसमें डिडक्शंस हैं, डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द चार्ज ऑफ टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इसमें ये अभी तल्लक देखते हैं, ये इन रुपये पहले वाला एक देखते हैं। पहले वाला इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू बिल्डिंग अलाउंसेस इक्वल टू 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग फॉर द ईयर कंप्यूटर बिफोर डिडक्शन लाउड अंडर से 1/5 हम लाउ करते हैं, इवन दो आपने एक्सपेंस किया है या नहीं किया। वो जितना नहीं किया होता वो आप रेंट के जो इनकम होती है उसमें फिर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि पे नहीं किया होता तो उसको आप ऐड कर लेते हैं, तो वो आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। इसी तरह जो वेल्थ में भी टू दैट एक्सटेंट इसको कहते हैं इंटेंजिबल एडिशंस। तो आप कैश में या उसमें उतनी अमाउंट अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। कोई एसेट आपने कोई और ख़रीदा है उस एक्सटेंट तक, क्योंकि उस अमाउंट तक आपने टैक्स दिया हुआ है, तो उस एक्सटेंट तक आपकी कोई एडिशन या वो चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, अदर हेड दिया होता है जहाँ इसको डालते हैं, ये भी आपने रेंट तो उधर रेंट चार्ज जितना है उतना ही लिखा होता है ना। अब वेल्थ में नीचे लिखा होता है कि डिक्लेयर इनकम, जहाँ रिकॉन्सिलेशन देखे तो उसमें लिखा होता है एग्जाम्प्ट इनकम, उसमें लिखा होता है आपका रेंट इनकम डिक्लेयर इन द रिटर्न। ठीक है, और वो आपने नेट डिक्लेयर की थी, अदर भी उसमें लिखा होता है, तो वहाँ फिर अदर एडजस्टमेंट जो होती है उसमें ये एडजस्टमेंटों में आप डालें हैं। इसी जैसे आपने अलाउंसेस डाल लेते हैं, अलाउंसेस एक्चुअल तो नहीं दिए होते, तो उतनी आपकी रेंटल इनकम उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, रेंट में आपने नेट करके एक्सपेंस लेस करके शो किया था ना, इतनी चार्ज आप जो डिक्लेयर की है जिसमें चार्ज टैक्स दिया तो लोअर है, लेकिन ये वाला 20% भी आपने दिया तो नहीं कहीं, तो इसको आप फिर नीचे ऐड कर लेते हैं इनफ्लो में। रिटर्न के कॉलम में आ गया होगा। हाँ, रिटर्न में कॉलम नहीं, नेट में तो नहीं है ना, नेट में तो ऊपर और फिगर आ रही, इसको ऐड करेंगे तो टोटल कैश बनेगा ना। जिस तरह डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन वाला कैश तो आता है तो आप रखते हैं उसको, तो अदरवाइज नेट इनकम तो कम होती है, डेप्रिसिएशन फिर ऐड करके वो कैश आपकी बुक्स में या उसमें आ जाता है, तो उस तरह करते हैं। इसी तरह ये भी इनकम उसमें। और दूसरा ये है कि आपका इनकम टैक्स और जो आपका रिकॉर्ड है और जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग है, उसको आप एक्चुअल फिगरें सारी उससे मैच नहीं करती। उधर एसेट रिटर्न डाउन वैल्यू और होती है, इधर और होती है, तो डिफरेंशियल जो है वो रिकनसाइल से आप एडजस्ट करते हैं। तो वेल्थ में फिगरें आपकी और होंगी, उधर और हैं, लेकिन वो आप रिकनसाइल किससे करते हैं, या रिकन्सिलेशन से या एडजस्टमेंट से। तो एडजस्टमेंट वाला कैश है जो है, यहाँ तो डेप्रिसिएशन पहले सारी होगी, तो सारी होगी तो उतना कैश ज़्यादा आ गया इधर, तो ज़्यादा कैश ले लेंगे, अगले सालों में कम होता जाएगा। तो इसलिए जिस पे आपने टैक्स दिया है वो आप मनी है, आपकी वाइट मनी, उसको आप ऐड कर सकते हैं। अनलेस एंटिल आपने स्पेंड कर दी, जो आपने स्पेंड कर दी वो स्पेंड निकल जाएगी। कई एक्सपेंस आपने स्पेंड भी किए होते हैं, डिसअलाउ हो जाते हैं, तो इस तरह उस तरह फिर आप वो इंटेंजिबल एडिशन के हिसाब से अदर एडजस्टमेंट में उसका बेनिफिट आप ले सकते। अच्छा, कोई सवाल इसके ऊपर? ये वाला जो है केस अभी उन्होंने उसी तरह इसको
स्टे तो नहीं हुआ कर स्टे नहीं हुआ अभी, क्योंकि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज होता है वहाँ स्टे नहीं होता। तो क्योंकि वो कहते हैं प्रूव करना है आपने, तो इसमें एतजाज़ है, इनकी एक जजमेंट है उसके रेफरेंस से, उसमें उन्होंने कहा जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज हो तो लास्ट स्टे या स्ट्राइक नहीं होता, लॉ ऑपरेटिव रहता है अनलेस सेंटर वो स्ट्राइक डाउन ना हो जाए। स्ट्राइक डाउन होगा तो फिर होगा। सर आपकी क्या ओपिनियन है वैसे हम इस पे क्या फ्यूचर देख रहे हैं इनकम सपोर्ट लेवी की तरफ? और क्योंकि इनकम सपोर्ट लेवी थोड़ा सा हटके था, वो ये था कि बाद में उन्होंने विथड्रॉ कर लिया था अगले साल ही। ठीक है, अगर इसमें विथड्रॉ कर लेते हैं तो उसमें ये भी था कि इंटेंशन लेजिस्लेटर की क्या है, और जब रिपील कर दिया तो रिपील में इंटेंशन जो हो कि ये गलत चार्ज हो गया है या रिट्रांसपेक्टिव है प्रॉस्पेक्टिव है, तो इंटेंशन क्लियर हो कि मेट कर लिया तो फ्रॉम द बिगिनिंग भी है, और या इसमें जो लेजिस्लेटर लेके आई थी ये डिफेक्टिव थी, सही नहीं थी, लेजिस्लेटर ने खुद मान लिया कि डिफेक्टिव ला था, कलरेबल था, ये था, तो उस सिचुएशन में उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा अगले साल का जब आपने वापस किया तो उस साल के बजट में जो पैसे आने थे वो तो आने ही नहीं थे, तो उसमें भी नहीं लिया कि इसके पैसे नहीं आएंगे, तो इसलिए वहाँ सिचुएशन और थी। यहाँ अगर कोर्ट, क्योंकि अभी हमने इंटरप्रेट किया था कॉन्स्टिट्यूशनलिटी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और दूसरी चीज़ें कोर्ट जनरली रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर ना करे, तो वैसे भी वो कोर्ट की इली लिली या ये अभी हमने देखी हैं बहुत सारी, उसके मुताबिक उसको करना यूजुअली उनका डीमिंग है, रेयरली करते हैं, कुछ जज है, डिपेंड करता है कौन सा जज है उसके मुताबिक। फिर वैसे अगर ओवरऑल उसको देखें सिनेरियो में, तो क्योंकि अल्टीमेटली वो टैक्सेशन जो है वो प्रॉपर्टी पे ही है, तो लेकिन क्योंकि डीम कर लिया है रेंट, प्रॉपर्टी पे नहीं टैक्स लगाया, तो प्रॉपर्टी मूल प्रॉपर्टी के 5% फेयर वैल्यू का रेंट ट्रीट कर लिया है उस प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं, तो इसलिए डीमिंग करके, डीमिंग में और भी बहुत सी चीज़ें इनकम है जो आपकी डीम करके, जैसे एसेट है उसको डीम करके आप पे टैक्स लगाया हुआ है, या एक्सपेंस को डीम करके लगाया हुआ है, तो यहाँ रेंट भी डीम किया जा सकता है। प्लॉट ओपन पड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, उससे उसकी फेयर वैल्यू का 5% डीम कर लिया, डीमिंग की डिवाइस के तहत कोर्ट कर सकता है, तो उसने जस्टिफाइड है। डीमिंग के तहत इसके अंदर पहले भी डीमिंग है जिसके तहत टैक्सेशन हुई, तो इसलिए क्योंकि उसको रेंट डीम ना करते डायरेक्ट लगाते तो फिर था, क्योंकि रेंटल इनकम तो डीम की जा सकती है, पहले भी की हुई है कि फेयर वैल्यू पे के मुताबिक आप नहीं रेंट लेंगे तो हम लगा देंगे। तीसरा एग्रीकल्चर इनकम पे भी लगा दिया हुआ है टैक्स डीम करके 111 में, कि अगर आपने एग्रीकल्चर टैक्स नहीं दिया तो हम इस पर भी टैक्स लगा देंगे, इवन दो दैट इज नॉट विद इन द कम्पिटेंसी ऑफ लेजिस्लेटर। ठीक है, तो डीमिंग ब्रॉडर इन स्कोप है, लेकिन लिमिटाइज है उसके मुताबिक, उसके कोर्ट मैंने कहा था कोर्ट ने सेट करना है पर्पस क्या है और किन लोगों पे लगा है, किस तरह लगा है, लिमिटाइज विद इन दैट है, डीमिंग डिवाइस अजम्पशन के विद इन है नहीं है, वो उसके मुताबिक। डीमिंग ऑलरेडी भी हुआ है तो इसलिए चांसेस कम है हो जाए, तो बोलिए इसी। दूसरा अगर हायर ऑफ होता तो फिर ज़्यादा, पहले जो पहली लेजिस्लेशन आई थी कि दोनों में से जो हायर होगा वो लगेगा, वो होता तो ज़्यादा चांसेस थे। अब उन सारों को छोड़ दिया गया, एक्सक्लूड नहीं कर दी, दूसरा पावर भी दे दी गई फेडरल लेजिस्लेचर। उन्होंने कहा जी अगर नहीं है तो फेडरल लेजिस्लेशन उसको एक्सक्लूड कर दे, फेडरल लेजिस्लेचर के पावर भी है ना, जिसको चाहे ख़त्म कर दे, वो कहते हैं मूल प्रॉपर्टी नहीं लगता इधर से निकाल दे, जैसे एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्पशन दी है तो यहाँ इधर लगा दे मूल प्रॉपर्टी पे नहीं है भाई, ओपन प्लाट पे नहीं है या कंस्ट्रक्शन पे नहीं है, तो वो डायरेक्शन भी दे सकती है, जैसे मैंने कहा रीडिंग डाउन, तो कोर्ट दे देगा फेडरल गवर्नमेंट को जी मूल प्रॉपर्टी निकालें आपकी कम्पिटेंसी में नहीं, उसकी लेजिस्लेशन कर दे। थैंक यू वेरी मच। 236 है उसमें, बाकी तो रेट कोई बड़े हैं उसमें, एक सेल पे है एक परचेज पे है। अब उन्होंने 250%, 2 और 4 हो गया, 236 के 2 और 7 हो गया, हाँ 2 और अब 7 हो गया, 8 बनता है 7 है 8 बनता है 7, 250% कितना होता है, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, वो 5 ये बना और 2 ओरिजिनल जमा हो, 2 ओरिजिनल जमा हो गया, देखे ना। अगर हम कहें कि 200% तो एक चीज़ 100 है, उसका 200%, 200 वो है, 300 हो गया टोटल, 200 वो 200% उसका कैलकुलेट, वो एडिशन होती है। यही सवाल है कि वो उसको एडिशन होनी है या वो 200% या उसको 250% लगेगा या उसकी वर्डन क्या है बेटा देख, एडिशन होगी। 10th शेड्यूल खोल ले सर, पहले उसमें 10th शेड्यूल में था कि 100% इंक्रीज होगा, इंक्रीज अगर वर्ड होगा 100% इंक्रीज, जहाँ वर्ड आएगा ना इंक्रीज,
फिर इंक्रीज आएगा तो 100 पहले है तो फिर 100 उतना ही और बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 200। अगर 200% इंक्रीज होगी तो 100 पहले, 200 और बढ़ा तो 300 हो गया, 400% है तो 500 हो गया, 600% है तो 700 हो गया। ठीक है, अगर इंक्रीज है, अगर कहा गया अप टू 200% तो फिर वो पहले शेड्यूल का ना फ्राम टू, देखिए ना वर्डिंग ऐसे देख रहे हैं, अगर 100 से 2%, 2% से ये सर ये प्रोवाइडेड that the tax required to be collected under section 3 shall be increased, ये सर ये shall be increase, increase का वर्ड बहुत है, 250%, 250 प्लस 100 जो रेट है उसका इंक्रीज करना है 250%। 100% कितना होता है उतना ही, 200% उसका डबल, तो 250 वो हो गया, ये 250 प्लस वो एक 2 या 2 भी इंक्रीज करना है 250, नहीं समझे? 2 प्लस ये 5 आ रहा प्लस 2 का 2.5 कितना होता है 5, 5 और 2 7, है, वो ऐड 5 ऐड करना है, 5 उसमें जमा करना 5 2 में ऐड करना है। पहले 2 है, 2 का 250% कैलकुलेट करें, ठीक है ना, तो 250% के 5 बनता है ना उसका 2.5 टाइम कितना बनता है, 2 का 2.5 ऐसे समझ, 200 100 छोड़ें, 250 को 100 से डिवाइड कर लें तो 2.5 टाइम हो गया। 2.5 टाइम कितना बनता है, 2 का 2.5 टाइम 5 5 एडिशन करनी है, तो 2 में 5 एडिशन करें तो 7, ठीक है वैसे भी सर बुकला का फायदा है इसमें ना है। वो इसका ना बहुत फायदा है प्रॉपर्टी इसको तो फर्दर ठीक है जी, क्लियर, थैंक यू वेरी मच जी। बाकी जो है सेल टैक्स का आप फार्मास्यूटिकल का जो इशू है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई मशहूर हूँ सर मंशा सुखेरा साहब का, तमाम पार्टिसिपेंट्स का, कि आज 7E के ऊपर बड़ी डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ उन्होंने हमारी रहनुमाई की। फार्मास्यूटिकल वाले को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में अब करेंगे, जो कि 6:10 हो गए हुए हैं। और सर अगला सेशन आपकी इजाज़त से हम इनकम टैक्स रिटर्न 2022 पे भी कर लें, ठीक है जी, तो वो भी हम करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में अगली जुमेरात जी दोबारा हाज़िर होंगे।